यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मना लिए सैटरडे संडे की छुट्टी, बहुत दिनों के बाद मच नीडेड ब्रेक। चलिए, तो आज हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है जीएसटी के अमेंडमेंट्स जो कि मई 23 के बाद नवंबर 23 एग्जाम के लिए लागू हो रहे हैं। पिछले एग्जाम तक का जो सिलेबस था वो तो हमारी बुक में वेरी वेल कवर्ड है, लेकिन उसके आगे भी कुछ अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हुए हैं फॉर नवंबर एग्जाम, because there are notifications and circulars which are issued between 1st October या हम बोल सकते हैं आफ्टर 31st October 2022 अप टू 30th of April। तो 1 नवंबर 2022 से 30 अप्रैल 2023 के बीच में जो सर्कुलर्स वगैरह इशू हुए हैं उससे संबंधित हम लोग यहाँ पर अमेंडमेंट्स देखने वाले हैं। इसके नोट्स मैं आप लोगों को भेज देता हूँ टेलीग्राम में, तो सॉफ्ट कॉपी आपके पास रहेगी और स्क्रीन पर भी दिखते रहेगी। यस, ये नोट्स मैंने सेंड कर दिया टेलीग्राम में, आप उसको देख सकते हैं। अब अमेंडमेंट ऑलमोस्ट हर चैप्टर में छोटा या बड़ा कुछ ना कुछ, तो आई होप आप लोग जीएसटी की किताब लाए हो, क्योंकि आपको पता था कि अमेंडमेंट्स करने वाले, तो उसमें आप मार्क कर सकते हो। मैं कल मैसेज भी करने वाला था लेकिन बहुत लेट हो गया था, फिर मैं भूल गया कि मैसेज करना है, लेकिन ये तो आपको पता था कि अमेंडमेंट्स तो पढ़ने वाले हैं। खैर, बाद में जाकर के अपडेट कर लेना, रिवीजन हो जाएगा आपका। अभी एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब कुछ कुछ अमेंडमेंट्स तो लिखने वाले नहीं है, अपडेट करने वाले नहीं है। जैसे ये टोटली पूरा सर्कुलर आया है, तो इसको क्या ही लिखोगे, तो पूरा का पूरा अमेंडमेंट है। अब देखिए क्या है। अमेंडमेंट्स आर देयर इन ऑल द चैप्टर्स, ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स। लेट अस सी फर्स्ट अमेंडमेंट, सप्लाई के बारे में क्या बोला है कि नो क्लेम बोनस की टैक्सेबिलिटी कैसी रहेगी। इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, नो क्लेम बोनस देती है ना, मतलब एज पर देयर स्कीम इफ एप्लीकेबल। तो उसके लिए एक सर्कुलर आया है विच टॉक्स अबाउट वेदर दैट अमाउंट्स टू सप्लाई, उस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, क्या होगा। पहला आपको जो क्वेश्चन दिया है, वेदर द डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ नो क्लेम बोनस अलाउड बाय द इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम द इंश्योरेंस प्रीमियम payable by the insured can be considered as a consideration for the supply provided by the insured to the insurance company for agreeing to the obligation to refrain from the act of lodging insurance claim during the previous year। अब हम लोग ने एक पढ़ा है कि agreeing not to do something also amounts to an activity, है ना, एंड उसका जो कंसिडरेशन रहता है that is also chargeable to GST। बट यहां पर सवाल ये है कि अगर कोई पॉलिसी की स्कीम के अंतर्गत अगर आपने क्लेम नहीं किया साल भर में, ठीक है, यू हैव नॉट क्लेम, तो वो लोग अगले साल के प्रीमियम में आपको कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, कंसेशन दे देते हैं, नो क्लेम बोनस उसको कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि बाय नॉट क्लेमिंग ओके एनी प्रीमियम, इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, आपको इंश्योरेंस कंपनी डिस्काउंट दे रही है, कंसेशन दे रही है प्रीमियम में से। सो द क्वेश्चन अराइजेस वेदर that concession or no claim bonus is liable to GST or not। so उन्होंने कहा है, यहां पर एक्सप्लेन किया है, मतलब क्वेश्चन इज कि whether it is supply or not a supply। इसके बारे में एक बड़ा वाला सर्कुलर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको याद है क्या, agreeing not to do something वाला एक सर्कुलर है ना, tolerating non performance of a contract। तो ये उससे संबंधित है थोड़ा बहुत, लेकिन यहां पर ऐसा लिखा है कि इंश्योरेंस सेक्टर में क्या होता है, insurance companies deduct no claim bonus from the gross insurance premium amount when no claim is made by the insured person during the previous insurance periods। The customer or insured procures insurance policy, he does not procure the insurance policy so that उसको फ्यूचर में no claim bonus मिल जाए। वो इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेता है, ताकि उसका रिस्क कवर हो जाए। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वहां पर, रिस्क कवर करने का, to indemnify himself from any loss or injury as per the terms of the policy and is not under any contractual obligation not to claim insurance claim during any period covered under the policy in lieu of no claim bonus। ऐसा कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन तो नहीं है कि आप क्लेम मत करो, है ना, हम आपको बोनस दे रहे हैं आप क्लेम मत करो। अगर उसने क्लेम नहीं किया इन केस तो बोनस दिया जाएगा, लेकिन इज ही अंडर एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नॉट टू क्लेम एनी अमाउंट। उसने मेन पर्पस ही क्या है, पॉलिसी लिया ही क्यों है, ताकि वो अमाउंट क्लेम करें, है ना, ताकि कुछ इंसिडेंट होने पर वो अमाउंट क्लेम कर दे। ओके, और ये सभी टाइप के इंश्योरेंसेस के लिए इन जनरल बता रहा हूं,
जैसे इवन मोटर व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, जिसमें भी स्कीम में हो सकता है कि देयर इज अ नो क्लेम बोनस. It is therefore clarified that there is no supply. There is no supply provided by the insured to the insurance company in the form of agreeing to the obligation to refrain from the act of lodging insurance claim, because he is not under any contractual obligation to not claim the insurance money. ऐसा कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है, तो उसने अगर क्लेम नहीं किया, बोनस मिल रहा है, तो इट इज जस्ट एन इंसिडेंटल अमाउंट दैट ही इज गेटिंग. इट विल नॉट बी लायबल टू जीएसटी. तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा. एंड नो क्लेम बोनस कैनॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई प्रोवाइडेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी. इज दिस क्लियर? तो उसको कंसिडरेशन नहीं मानेंगे. ये चैप्टर बी से संबंधित ये वाला पार्ट है सर्कुलर का. उसी सर्कुलर में नो क्लेम बोनस से संबंधित और एक पॉइंट है, वैल्यूएशन से संबंधित. ये एक्चुअल में अमेंडमेंट आपका चैप्टर ई जो है ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई, उससे संबंधित है, बट मैंने यही रख दिया. वैसे वो उस चैप्टर से संबंधित है. आपको याद होगा तो उस चैप्टर में हमने एक सेकेंडरी डिस्काउंट वाला एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर डिस्काउंट स्टार्टिंग से ही दे दिया, इनवॉइस में लिख के दे दिया, तो वो तो डिडक्ट होता ही है. बट अगर डिस्काउंट पहले से अग्रीड था बट बाद में दिया बाय वे ऑफ क्रेडिट नोट या फ्यूचर डिडक्शन, तो फिर भी वो डिडक्ट होता है वैल्यू में से. याद है क्या आपको? डिस्काउंट कब डिडक्ट नहीं होता है? जब पहले से अग्रीड नहीं था लेकिन बाद में दिया. तो यहां सवाल उन्होंने दूसरा क्वेश्चन ये उठाया इशू कि वेदर नो क्लेम बोनस कैन बी कंसीडर्ड एज एन एडमिसिबल डिस्काउंट फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योर्ड. क्योंकि उन्होंने फ्यूचर के इंश्योरेंस प्रीमियम में से कुछ डिडक्शन अलाउ कर दिया है, क्योंकि वो पर्सन ने पहले के पीरियड में बोनस क्लेम नहीं किया था. तो क्या लगता है आपको? ये देखो, पहले से अग्रीड था कि नहीं था कि अगर आपने क्लेम नहीं किया तो आपको हम लोग इतना बोनस देंगे. अग्रीड तो था और उन्होंने उसको फ्यूचर के बिल में दिया है. सो द थिंग इज दैट डिस्काउंट विल बी अलाउड. लिखा है एज पर सेक्शन 15(3)(a). सेक्शन 15(3)(a) में तो इनफैक्ट वो लिखा है कि अगर आपने इनवॉइस के टाइम पे पहले से कुछ डिस्काउंट दे दिया तो वो तो माइनस हो जाता है. वो कोई भी कारण से दिया, अगर इनवॉइस के अंदर रिकॉर्डेड है डिस्काउंट एंड सप्लाई के वक्त उसके पहले से दे दिया है, तो डिस्काउंटेड अमाउंट पे ही जीएसटी लगता है. 15(3)(a) में ये तो कवर हो गया. द इंश्योरेंस कंपनीज, क्या लिखा है 15(3)(a) में? वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई इफ सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई. बराबर? तो लिखा है कि एज पर सेक्शन 15(3)(a) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड दिस डिस्काउंट. इंश्योरेंस कंपनी make the disclosure of the fact of availability of discount in the form of no claim bonus subject to certain conditions to the insured in the insurance policy document itself. Also provide the details of the no claim bonus in the invoices also. तो invoice में भी डिटेल देते हैं वो लोग और फिर पहले से कंडीशंस बता देते हैं. The pre-disclosure of NCB बोले तो no claim bonus amount in the policy documents and specific mention of the discount in the form of no claim bonus in the invoice is in consonance with the conditions laid down for deduction. मतलब कि डिडक्शन मिलेगा. yes it is deductible. इसका सोल्यूशन, इसका आंसर क्या रहेगा शॉर्ट में? yes, वो डिस्काउंट अगर नो क्लेम बोनस के जरिए दिया जा रहा है, लेस प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है, तो फिर जो लोअर अमाउंट ऑफ प्रीमियम है आफ्टर डिस्काउंट उसी पे जीएसटी लगेगा. समझ आ रहा है क्या? yes it is deductible. this is the second issue. लिखा है it is therefore clarified that no claim bonus is a permissible deduction under section 15(3)(a). permissible deduction for the purpose of calculation of value of supply of the insurance services by the insurance company. Accordingly, where the deduction on account of no claim bonus is provided, GST shall be leviable only on the actual insurance premium amount after deduction of no claim bonus. तो ये उसका कंक्लूजन है. नाउ आई होप आपको इंपॉर्टेंस तो समझ ही आ चुका है. हमने उस दिन पेपर सॉल्व किया था, देखा था कितने सारे अमेंडमेंट्स पे क्वेश्चन पूछते हैं. तो जो हम आज अमेंडमेंट्स पढ़ रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस तो आपको समझ ही आ चुका है, छोड़ने वाली चीज है नहीं है. और इसमें भी आप लोग को थोड़ा सा मार्किंग करते हुए आगे फास्ट पढ़ना होगा. ठीक है, इसलिए मैं आपको एक एक बिल्कुल वर्ड टू वर्ड हर चीज बताने वाला हूं यहाँ पर कि कौन से अमेंडमेंट का क्या इंपैक्ट हो रहा है. दिस वॉज अ सर्कुलर इशूड इन द मंथ ऑफ डिसम्बर 2022 एंड बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, टोटल 19 पेजेस है. ओके, टोटल 19 पेजेस है. उसमें भी आप देख सकते हो कि थोड़ा फैला फैला के लिखा है. अब नेक्स्ट अमेंडमेंट, एक छोटा सा अमेंडमेंट रिवर्स चार्ज में आया है.
रिवर्स चार्ज की जो नोटिफिकेशन है आपके किताब में कौन से चैप्टर में मिलेगी, चैप्टर नंबर सी, लिवियन कलेक्शन। उसमें आपको यहां पर कुछ स्पेशल पॉइंट्स दिए थे, पेज नंबर C.7 पे नीचे स्टार्ट होते हैं, C.8 पे दिख रहे हैं क्या? उसमें जो स्पेशल पॉइंट नंबर H है उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट किया उन्होंने, लिखा है कि प्रोविजन ऑफ दिस नोटिफिकेशन, क्या पॉइंट था आपकी किताब में, इन सो फार एज दे अप्लाई टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शेल ऑल्सो अप्लाई टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब उन्होंने इसको फर्दर एक्सटेंड किया, एंड ऑल्सो शेल अप्लाई टू कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स। मीन्स अगर कोई पर्टिकुलर रिवर्स चार्ज की एंट्री गवर्नमेंट की केस में एप्लीकेबल है, जैसे कि कौन सी रिवर्स चार्ज एंट्री एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट की सर्विसेज का तो ये एक जनरल पॉइंट है ही है ना, तो ये कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल की केस में भी रहेगा। इफ जीएसटी इज एप्लीकेबल इट विल बी कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज नॉनवर्ड्स। फिर यहां पर भी देखो, गवर्नमेंट अगर रेंटिंग पे देती है कोई प्रॉपर्टी, रेंट पे देती है, तो उसमें भी जो दूसरा पर्सन रहता है रजिस्टर्ड पर्सन, उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होता है। तो जहां पर भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का रेफरेंस है पूरी नोटिफिकेशन में, इट विल बी डीम्ड टू बी द रेफरेंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑल्सो टू कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल, तो इनका भी रेफरेंस माना जाएगा। अमेंडमेंट सिर्फ इतना सा है जिसको मैंने यहां पर कलर किया है। कभी कोई अमेंडमेंट में कलर नहीं किया मतलब जैसे ये पूरा ही का पूरा इंसर्ट हुआ है, और यहां पर इतना सा मार्क किया मतलब ये इतना वर्डिंग्स यहां पर ऐड हुई है, सो उतना अपने को मे बी एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना काम में आ सकता है। इज दैट ओके? रिवर्स चार्ज वाले पार्ट में या चैप्टर 2 में लिवियन कलेक्शन में इतना सा ही चेंज है, बाकी कुछ नहीं। अब चेंज कब आया, कौन से नोटिफिकेशन के थ्रू आया, उतना याद नहीं रख पाओगे आप। मैंने तो ऐसे ही दिया है कंप्लीटनेस के लिए, लेकिन किस दिन से एप्लीकेबल है, ऐसी छोटी छोटी तो बहुत सारी फिर बातें है ना, चेंजेस। तो अब आपको 30 अप्रैल 2023 के दिन क्या लॉ प्रिवेलिंग है वो पता रहना चाहिए, वो लॉ के बेसिस पे आप नवंबर 23 का एग्जाम दोगे। इज दैट क्लियर टिल हियर? 2 चैप्टर के अमेंडमेंट हो गए 9 में से। पहले चैप्टर में बेसिक्स वाले में कुछ नहीं रहता है, सेकेंड और थर्ड चैप्टर के अमेंडमेंट हो गए। देन एग्जेम्पशन चैप्टर में 3 छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है, हम लोग ने पढ़ते वक्त क्लास में भी एक बार डिस्कस किया था। देखिए, एक सीरियल नंबर 12 जो है, सीरियल नंबर 12 सेम है, जो है वो तो 18 जुलाई को अमेंड हो गया था, आपकी किताब में ऑलरेडी इंक्लूडेड था। अब उसका हम लोग ने चार्ट भी पढ़ा था, आपको याद होगा तो, कि अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड, पहली बात तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है तो ये एग्जेम्पशन मिल सकता है, वो भी अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो एग्जेम्पशन रहेगा। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उस केस में टैक्सेबल हो जाएगा, और वो भी रिवर्स चार्ज में, राइट। अब यहां पर उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया 1 जनवरी 2023 से। क्या लिखा है इसमें देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन अंडर दिस एंट्री शैल कवर सर्विसेज, ये पूरा ऐड हुआ है बेटा, ये एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुई है। दिस एंट्री शैल कवर सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन वेयर, सिर्फ ये कवर होगा। ओके, दिस एंट्री शैल कवर, सिर्फ ये कवर नहीं, ये भी कवर होगा। और नॉर्मली कोई रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दिया वो तो कवर होगा ही, ये भी कवर होगा। दिस एंट्री शैल कवर सर्विसेज, दिस सर्विसेज वेयर रजिस्टर्ड पर्सन इज अ प्रोप्राइटर of a proprietorship concern and rents the residential dwelling in his personal capacity for use at his own residence, and such renting is on his own account and not that of a proprietorship concern. एंट्री में कवर होगा मतलब ये वाले केस में एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ये वाला केस एक्सेप्शन में फॉल नहीं होगा। दिस विल बी सब्जेक्ट टू, दिस विल बी अवेलेबल फॉर एग्जेम्पशन। क्या केस लिखा है देखिए, नॉर्मली अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन प्रॉपर्टी रेंट पे लेता है तो उसको रिवर्स चार्ज में उस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेंट पे टैक्स पे करना होता है। बट अगर कोई इंडिविजुअल ने रेंट पे लिया है प्रॉपर्टी, जो ऐसा इंडिविजुअल जो कि एक प्रोप्राइटरशिप फर्म का प्रोप्राइटर है, ओके, मतलब उसका खुद का कुछ बिजनेस है, उसने रेंट पे लिया है, लेकिन उसने रेंट पे अपने बिजनेस पर्पस के लिए नहीं लिया है, प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए नहीं लिया है। उसने रेंट पे क्यों लिया है? अपने पर्सनल पर्पस के रहने के लिए लिया है। फॉर हिज रेंट्स द रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इन हिज पर्सनल कैपेसिटी फॉर हिज ओन रेसिडेंस, रहने के लिए लिया, उसमें बिजनेस एक्टिविटी नहीं करना चाहता है। और लिखा है इट इज ऑन हिज ओन अकाउंट एंड नॉट दैट ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, तो उस केस में क्या होगा, एग्जेम्पशन विल कंटिन्यू इवन दो ही इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, बट ही विल नॉट बी लायबल टू रिवर्स चार्ज, टैक्स नहीं लगेगा उसमें।
अब ये पॉइंट क्यों लाना पड़ा, उसके पीछे का लॉजिक आप समझ लो। आप लोग स्टैंडर्ड 11 से कई लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, कई लोग फाउंडेशन से पढ़ रहे हैं। अकाउंट्स में आपने एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि बिजनेस एंटिटी एंड उनके ओनर को हम लोग अलग अलग पर्सन मानते हैं। अकाउंट्स में तो मानते हैं, बट जीएसटी में, इनकम टैक्स में प्रोप्राइटरशिप फर्म का कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है। मतलब कि जैसे इफ आई एम डूइंग सम प्रोफेशनल एक्टिविटी, मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल रहा हूं और उसका रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं, तो इंडिविजुअल का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है एक्चुअली। सो फिर कोई बिजनेस करता है, अगर पैन लेता है, तो जैसे मान लो किसी प्रोप्राइटर ने किराने की दुकान खोला, तो वहां पर उसको इंडिविजुअल वाली रिटर्न में फाइल करना है, प्रोप्राइटरशिप फर्म का अलग रिटर्न फाइल नहीं करना है। वेरेस पार्टनरशिप फर्म की अगर हम लोग बात करें या कंपनी की बात करें, आपको पता है वो तो सेपरेट लीगल एंटिटीज भी है, लॉ टैक्स के लॉ के एंगल से भी। तो यहां पर क्या बोला है उन लोगों ने कि अगर इंडिविजुअल ने एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाया और प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए उसने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो, तो फिर उसको रिवर्स चार्ज लगेगा। लेकिन अगर उस इंडिविजुअल ने प्रोप्राइटरशिप फर्म भले ही बना के रखा है, लेकिन उसने एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर्सनल ड्वेलिंग के लिए रेंट पे लिया है, तो उसको उस केस में रिवर्स जीएसटी ही नहीं लगेगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो रिवर्स चार्ज का तो सवाल ही नहीं उठता है। समझ आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? So this whole point arises because there is no separate registration under GST for proprietorship firm. Individual अपने ही पैन के बेस पे रजिस्ट्रेशन ले लेता है। So therefore, अब फिर हम लोग पर्पस पे वापस आ जाते हैं। If he rents the residential dwelling for his personal residence, ऊपर भी use as residence लिखा है और नीचे भी क्लेरिफाई किया है, ओन अकाउंट पे है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के लिए नहीं लिया है उसने रेसिडेंस, तो फिर इन दैट केस एग्जेम्पशन विल बी अवेलेबल। Entry shall be applicable means exemption shall be available. Exception of the entry is not applicable. Exception makes it taxable. The entry makes it exempt. समझ आ रहा है मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? ऐसा। So ये आया है गुड चांसेस कि इस पे पूछेंगे, क्योंकि पहली बात तो इस पे एक अमेंडमेंट पहले भी हुआ है 18 जुलाई 2022 को, काफी मेजर। फिर उस पे रिवर्स चार्ज भी एप्लीकेबल है। अब उस पे ये वाला भी एक पॉइंट आ गया है। अब बिल्कुल पूछना चाहिए उन्होंने आपको कि एक इंडिविजुअल का प्रोप्राइटरशिप फर्म है, लेकिन उसने अपने घर के लिए, खुद के रहने के लिए एक प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंस, तो उसको उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर वो प्रॉपर्टी लेता है अपने फर्म के पर्पस के लिए, तो उसमें जीएसटी भी लगेगा और रिवर्स चार्ज में उसको पे भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा। नेक्स्ट, फिर जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है उसके नीचे 3-4 एक्सप्लेनेशंस दिए कुछ स्कोप वगैरह क्लैरिफाई करने के लिए। उसमें 4 नंबर के बाद एक एक्सप्लेनेशन नंबर 4A इंसर्ट हो गया। कुछ इंस्टीट्यूट्स को इसमें इंक्लूड करने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इंक्लूड करने के लिए। आपको याद है एक सीरियल नंबर 66 अपना एजुकेशनल एग्जेम्पशन वाला पॉइंट था, एजुकेशनल सर्विसेज में एग्जेम्पशन मिलता है। उसमें था कि सर्विस रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, है ना, उस पर्पस के लिए जो सेंट्रल बोर्ड्स है, स्टेट बोर्ड्स एजुकेशन के, उनको कवर करते हैं। बट यहां पर उन्होंने फर्दर उसको फर्दर एक्सपांड किया एक्सप्लेनेशन के जरिए इन दैट नोटिफिकेशन। ये एक्सप्लेनेशन कहां इंसर्ट हुई है बेटा? ये एक्सप्लेनेशन इंसर्टेड हुई है इन नोटिफिकेशन नंबर 12। कौन सी? ये वाली। ये मेन नोटिफिकेशन है जिसमें सब चेंजेस हो रहे हैं। ये नोटिफिकेशन में, ये नोटिफिकेशन के जरिए ये एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुई। फिर ये नोटिफिकेशन में, ये वाली नोटिफिकेशन के जरिए ये वाली एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुई। ओके, अब आपको ये याद नहीं रखना है कि अमेंडमेंट लाने वाली नोटिफिकेशन का नंबर क्या है। ये तो मैंने ऐसे ही दिया है, यू कैन चूज टू इग्नोर दैट। तो ये क्या लिखा हुआ है? फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट एनी अथॉरिटी, बोर्ड और बॉडी सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो एजेंसी है जो कि CUET के एग्जाम कंडक्ट करती है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ओके, जो अभी पिछले 2 साल से एप्लीकेबल हुई है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ओके, फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन और फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शैल बी ट्रीटेड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कोई बॉडी को सेटअप कर रही है फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वो एजेंसी को भी क्या मानेंगे हम लोग? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानेंगे। For the purpose of providing service by way of conduct of entrance examination for admission to education institution.
तो इसका इंपैक्ट क्या होगा कि वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है या ऐसी और कोई बॉडी है जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, उन्होंने इससे संबंधित कोई फीस चार्ज किया स्टूडेंट से, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, और उन्होंने इससे संबंधित कोई इनपुट सर्विस लिया उस पर भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा एजुकेशनल सर्विसेज में इनपुट सर्विसेज एग्जामिनेशन या एडमिशन से संबंधित अगर लेते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होती है, याद है क्या? तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए ये स्पेशली एग्जामिशन की स्कोप को एक्सपांड किया गया है। इट इज डीम्ड टू बी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बोलो समझ में आया क्या? सो एग्जामिशन शैल बी कंटिन्यूड। फिर ये आपने ऑलरेडी शायद आपकी किताब में मार्क करके रखा है, सीरियल नंबर 23A कट चुका है, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी, है ना? तो वो जो रेगुलर टोल चार्जेस है वो एग्जेम्प्ट है, एन्युटी चार्जेस को उन लोग ने वहां से हटा दिया है, मींस नाउ दैट हैज बिकम टैक्सेबल। मतलब अगर आप एक मंथली या ईयरली फिक्स्ड अमाउंट दे रहे हो रोड के एक्सेस के लिए, है ना, हर बार के लिए अलग अलग टोल चार्जेस नहीं दे रहे हो, सो दैट हैज बीन मेड टैक्सेबल, दैट हैज बीन रिमूव फ्रॉम एग्जामिशन। यहां तक समझते हैं? एग्जामिशन नोटिफिकेशन में इतना ही चेंजेस है। फिर एक अलग से एक सर्कुलर उन्होंने इशू किया था, आपने एग्जामिशन चैप्टर में देखा होगा, पीछे हमने 18-20 सर्कुलर्स देखा है, उसमें एक और ऐड हो जाएगा अब अगली बार से आपके लिए भी ये सर्कुलर, एंड बहुत सिंपल है। एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी ऑन अकोमोडेशन सर्विसेज सप्लाइड बाय एयरफोर्स मेस टू इट्स पर्सनल। एयरफोर्स का जो मेस होता है वो अपने एम्प्लॉइज को जो सर्विसेज दे रहे हैं अकोमोडेशन, उसका कुछ चार्ज भी करते होंगे अगर वो लोग, तो उसमें जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा ये सवाल है। अब एयरफोर्स कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अब गवर्नमेंट अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देती है तो वो सीरियल नंबर 6 में एग्जेम्प्ट होती है। वी हैव रेड अबाउट दैट, इफ द गवर्नमेंट गिव सर्विसेज टू नॉन बिजनेस एंटिटी तो इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सीरियल नंबर 6। याद है क्या कुछ? तो एयरफोर्स ने अगर अपने पर्सनल को अकोमोडेशन सर्विस दिया तो इट विल बी एग्जेम्प्ट, ओके, इट विल बी एग्जेम्प्ट। इसको आप एग्जेम्प्ट वाले कलर से मार्क कर सकते हो। हाँ, कुछ सर्विसेज वहां पर एक्सक्लूजन में थी, आपको याद होगा, तो पोस्टल डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट और वेसल, लेकिन ये वो नहीं है ना, ये अकोमोडेशन सर्विसेज है जो किसने दिया है? एयरफोर्स मेस ने या आर्मी मेस, नेवी मेस, पहले मिलिट्री या पुलिस फोर्सेज ने अपने पर्सनल को दिया है कि भाई आप यहां पर रहोगे तो इसका आपकी सैलरी में से इतना अमाउंट डिडक्ट होगा, है ना, एज अकोमोडेशन चार्जेस, ओके, अदर देन अ बिजनेस। ऑल दीज पर्सन्स आर नॉन बिजनेस एंटिटीज, दीज रेसिपिएंट आर नॉन बिजनेस एंटिटीज, ओके, provided the services supplied by such messes qualify to be considered as services supplied by central government, state government, union territory और local authority. Supplier should be government, गवर्नमेंट की कोई डिपार्टमेंट के अंडर में अगर वो आता है तो फिर उनकी सर्विसेज नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया तो एग्जेम्प्ट रहेगी। दैट इज द होल कंक्लूजन। इज दैट क्लियर? तो ये सर्कुलर में अब और भी एक आधा कोई पॉइंट होगा बट वो दूसरे चैप्टर से संबंधित है तो उसको मैंने अलग से फिर रखा है। जैसे यही है वही वाला सर्कुलर का दूसरा एक पॉइंट है जो यहां पर लिखा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई से संबंधित है। क्या लिखा है? क्या आपको एक चीज याद है कि जीएसटी सब्सिडी पे लगता है कि नहीं लगता है? सब्सिडी रिसीव बाय द सप्लायर विच इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, वैल्यू में ऐड होता है कि नहीं होता है? गवर्नमेंट ने दिया तो ऐड नहीं होता है, नॉन गवर्नमेंट ने दिया तो ऐड होता है। बस उसी पॉइंट पे ये है कि जीएसटी ऑन इंसेंटिव पेड बाय METY, व्हाट इज MEITY? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, उसका आपको फुल फॉर्म देखना पड़ेगा, इसमें दिया होगा तो। ये तो MEITY कोई मिनिस्ट्री है बेसिकली गवर्नमेंट की, इंसेंटिव पे कर रही है। गूगल सर्च कर लो फट से। टू एक्वायरिंग बैंक्स, क्या लिखा है? गूगल सर्च करो ना, वैसे तो फटाफट मोबाइल यूज करते हैं मैच का स्कोर चेक करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITY। तो ये जो मिनिस्ट्री है ये क्या कर रही है? दे वांट टू प्रमोट ये कार्ड ट्रांजैक्शंस, दे वांट टू प्रमोट कैशलेस ट्रांजैक्शंस। तो वो लोग क्या बोलते हैं, जो बैंक्स रहती है उनको बोलते हैं कि तुम लो वैल्यू भीम या यूपीआई वाली ट्रांजैक्शन जो रहती है 2000 रुपए से ज्यादा की नहीं, 2000 रुपए तक की, उसमें चार्जेस मत लगाओ। किसको चार्जेस मत लगाओ? अपने क्लाइंट को जो रिसीव कर रहा है मनी। जैसे आप शॉप में जाते हो, आप अगर कार्ड से भी पेमेंट करते हो
तो उसमें जो सप्लायर रहता है उसको बैंक को चार्जेस लगाती है पेमेंट रिसीव करने के लिए 1%, 2% वगैरह। तो ये वाले टाइप की ट्रांजेक्शन के लिए रुपे डेबिट कार्ड्स एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन 2000 रुपए तक के ये जो ट्रांजेक्शन है, इसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट्स ने बैंक्स को क्या बोल के रखा है कि आप अपने क्लाइंट के ऊपर में जो पैसा रिसीव कर रहा है आप उसको चार्जेस मत लगाओ, गवर्नमेंट आपको उसका चार्जेस रिइंबर्स कर देगी। व्हाई इज द गवर्नमेंट डूइंग इट? टू प्रमोट एंड एंकरेज मोर एंड मोर ट्रांजेक्शंस बाय कैशलेस मोड। वरना मान लो किसी को कोई छोटा मोटा पेमेंट से 500 रुपए का पेमेंट है कार्ड से करना है, तो शॉपकीपर क्या बोलता है, हमको कैश ही दे दो, है ना, कि कार्ड का मशीन नहीं चल रही है या तो फिर इतना छोटा सा अमाउंट है, कैश ही दे दो। क्योंकि दो रीजन होते हैं, एक तो कैश मिल गया तो हो सकता है वो उसको बुक्स में दिखाए ना और टैक्स से बच जाए, इवेजन एक पॉसिबिलिटी है विच इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, मे बी एन इंटेंशन। लेकिन दूसरा रीजन क्या होता है कि वो पर्सन को चार्जेस लगते हैं कार्ड ट्रांजेक्शन पे, है ना। हो सकता है वो दिखाने वाला है टैक्स पर्पस के लिए, वो छुपाएगा नहीं, लेकिन उसको उस अमाउंट पे कुछ 1 to 2.5, 3% तक के बैंक उसकी चार्ज लगा देगी। तो इसलिए वो अवॉइड करता है कि क्या फिर छोटे मोटे ट्रांजेक्शन कैश में कर लेता हूं। तो अब जो एमएनसीज रहते हैं बड़ी बड़े, आप जगह जाओगे बड़े बड़े स्टोर्स में, तो वहां पर वो लोग कार्ड को डिनाई नहीं करेंगे, कार्ड से ही कर लेते ट्रांजेक्शन, वो उतना चार्जेस बेयर करने का कैपेसिटी रखते हैं। बट जनरली जो छोटे सप्लायर्स रहते हैं, है ना, जो दुकान रहती है वहां पर प्रॉब्लम रहता है ना। आप कार्ड लेकर कार्ड बताओगे तो मशीन है ही नहीं बोलेंगे, या तो मशीन खराब है बोलेंगे, जबकि द रियल रीजन है कि उनको उसमें चार्जेस बेयर करना पड़ता है। 500 रुपए की ट्रांजेक्शन में से उनकी मार्जिन होंगी 50 रुपए, उसमें भी अगर 2% बैंक ने ले लिया, 500 का 2% कितना होता है, 10 रुपए, तो उनकी मार्जिन कम हो गई ना, तो वो लोग एंकरेज नहीं होंगे उस ट्रांजेक्शन को करने के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट की ये जो मिनिस्ट्री है उन्होंने इंसेंटिवाइज किया है बैंक्स को कि भाई आप लोग ये लोगों को चार्ज मत करो 2000 रुपए तक की ट्रांजेक्शन्स को, है ना, अप टू रुपीज 2000 लिखा है क्या कहीं, यस, अप टू रुपीज 2000 कि आप चार्ज मत करो, आपका जो भी चार्ज है वो ये वाली मिनिस्ट्री आपको इंसेंटिवाइज कर देगी। सो नाउ इज इट अ केस वेयर द वैल्यू इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस? ये जो सब्सिडी मिल रही है, सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस, क्योंकि सब्सिडी मिल रही है इसलिए वो लोग वो चार्ज नहीं कर रहे बैंक्स। तो ये सब्सिडी वैसे तो इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन ये कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, तो इसलिए वो सब्सिडी इंक्लूड नहीं होगी। ये उन लोग ने क्लैरिफाई किया है, क्योंकि ये सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है तो ये सब्सिडी इंक्लूड नहीं होगी। किस में इंक्लूड नहीं होगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई में। तो देखिए, अंडर द इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट पेज द एक्वायरिंग बैंक एन इंसेंटिव एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपे डेबिट कार्ड्स ट्रांजेक्शंस एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजेक्शंस अप टू रुपीज 2000। तो बैंक का नुकसान नहीं हो रहा है, बैंक इज encouraged to provide to facilitate cashless transactions. Payment and Settlement System Act prohibits the bank and system providers from charging any amount from a person making or receiving a payment through RuPay debit cards or Bhim UPI. मतलब बैंक चार्ज नहीं कर सकते उनसे। The service supplied by the acquiring bank in the digital payment system in case of transaction through RuPay or Bhim UPI is the same as the service that they provide in case of transaction through any other card or mode of digital payment. तो आप अगर कोई वीजा के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो भी सर्विस तो बैंक ने सेम दिया, पैसा कलेक्ट करने की सर्विस, उसमें तो चार्ज कर रहे हैं, इसमें चार्ज नहीं कर रहे हैं। इसमें चार्ज क्यों नहीं कर रहे रुपे डेबिट कार्ड में? क्योंकि गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट, धीरे धीरे वी वांट टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन मास्टर कार्ड एंड वीजा। हम लोग हमारा जो रुपे वाला कार्ड है उसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, एंड बहुत सारी कंट्रीज में भी अब वो एक्सेप्ट होने लग रहा है। द ओनली डिफरेंस इज दैट द कंसिडरेशन इंस्टेड ऑफ बीइंग paid by the merchant or the user of the card is paid by the central government in the form of incentive. Consideration banks को कौन दे रहा है? Government दे रही है। However, it is not a consideration paid by the government for services supplied by the bank to the government. यहां पर बैंक ने गवर्नमेंट को सर्विस नहीं दिया, गवर्नमेंट ने सिर्फ वो सब्सिडाइज किया है, सर्विस तो बैंक ने किसको दिया है? अपने कस्टमर को ही दिया है। Incentive is in the nature of a subsidy directly linked to the price and same does not form part of the taxable value because of section 231 and section 15. Normally तो it forms a part, but because government दे रही है सब्सिडी इसलिए does not form part of the taxable value. बराबर है कि नहीं? सब्सिडी लिंक टू द प्राइस गवर्नमेंट दे रही है इसलिए। सेक्शन 231 इज द डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन, जो अपन लोग चैप्टर नंबर बी में पढ़े थे। कंसीडरेशन के डेफिनेशन में भी लिखा था
कि कंसिडरेशन एक्सक्लूड सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और यहां पर भी जो सेक्शन 15 है इसमें भी था कि भाई नॉर्मली सब्सिडी को इंक्लूड करेंगे इफ इट इज लिंक टू द प्राइस, बट एक्सेप्ट सब्सिडीज गिवन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो इसलिए इसको एक्सक्लूड करेंगे। तो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द होल थिंग, इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है, एज रिकमेंडेड बाय द काउंसिल। इट इज देयरफॉर clarified that the incentives paid by this ministry to the acquiring bank under the incentive scheme for promotion of RuPay debit cards and low value Bhim UPI transactions are in the nature of subsidy and thus not taxable. This is the conclusion. Is this clear? पूछ सकते हैं इस पे भी। ये चैप्टर में भी इतना ही अमेंडमेंट है, अभी तक के सभी चैप्टर में कम कम अमेंडमेंट्स ही थे, इस चैप्टर में भी इतना ही है, ये है और अगले पेज पे से 2 अमेंडमेंट है। आईटीसी में ये जो 180 डेज वाला एक पॉइंट था उसमें कुछ इन लोगों ने वर्डिंग्स में कुछ चेंजेस लाए हैं। आप लोगों को अगर स्क्रीन पे अगर शाइन हो रहा होगा तो ये देखिए, ये कुछ वर्ड्स है जो मैंने अंडरलाइन किया जो कि इंसर्ट हुए हैं। ओके, ये सेक्शन 16 में रूल नंबर 37 एक एप्लीकेबल होता है जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर 180 डेज तक के पेमेंट नहीं किया सप्लायर को किस चीज का, वैल्यू प्लस टैक्स का, तो क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है। बस उसी के बारे में उन लोग ने अब इसको थोड़ा सा ठीक ठाक किया, रूल नंबर 37 को विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर अमेंड किया। रूल 37 अमेंड, ये अमेंड बाद में हुआ बट रेट्रोस्पेक्टिवली हुआ, इसलिए ये मे एग्जाम के लिए ये वाला अमेंडमेंट लागू नहीं था, ठीक है। तो क्या अमेंडमेंट किया कि यहां पर बोल दिया कि इवन अगर पार्शियली रिपेमेंट पेंडिंग है, अगर होल्डी रिपे नहीं किया फिर तो पूरा का पूरा क्रेडिट रिवर्स करना ही है। पार्टली नहीं किया, उन्होंने वर्ड इंसर्ट किया where the he fails to pay to the supplier amount towards the value of such supply whether wholly or partly, whether wholly or partly, मतलब मान लो 60% पेमेंट कर दिया था, 40% पेमेंट 180 दिन तक नहीं किया। हमने तो वैसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी करके भी रखा था, आपको याद होगा, तो जितना प्रोपोर्शन पेमेंट नहीं किया था उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग ने क्रेडिट को रिवर्स किया था, याद है क्या आपको? तो वो अंडरस्टूड था लेकिन उन्होंने उसको और क्लियर कर दिया है। सर्टेन अमेंडमेंट्स आर मोस्टली ऑफ क्लैरिफिकेटरी नेचर, जैसे जो एक्सप्लेनेशंस वगैरह इंसर्ट होती है अंडरस्टूड रहता है लेकिन वो क्लैरिफाई कर देते हैं वेदर होल्ली और पार्टली। तो वो क्या करना, अलॉन्ग विद द टैक्स, उसने अगर पे नहीं किया कुछ होल्ली और पार्टली विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन द सेकंड प्रोविजो टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16, मतलब कुछ नहीं, टाइम लिमिट क्या स्पेसिफाइड है, 180 डेज, शैल सच पर्सन शैल पे और रिवर्स, उन्होंने क्या बोल दिया, शैल पे और रिवर्स एन अमाउंट इक्वल टू द आईटीसी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेफिनेशन क्या था, क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो शैल पे और रिवर्स मतलब कि अगर आपके पास में बैलेंस अवेलेबल नहीं है आईटीसी लेजर में तो आप उतना अमाउंट पे करो, ये वर्डिंग पहले भी थी, अभी वर्डिंग कर दिया और रिवर्स, अगर बैलेंस है तो उसको आप रिवर्स कर दो तो उतने से आपका क्रेडिट कम हो जाएगा। ओके, आईटीसी को रिवर्स कर दो प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट नॉट पे टू द सप्लायर। तो अगर 40% अमाउंट नहीं पे किया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो जीएसटी होता है उतना प्रोपोर्शनेट जीएसटी अभी रिवर्स कर दो। एंड हाँ, आगे का हमको पता है, आगे का मैंने लिखा नहीं क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं है। सब्सिक्वेंटली इफ द पेमेंट इज मेड देन इट कैन बी रीअवेल्ड, वो तो हमको पता है ना, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट करते हैं while furnishing the return in the form GSTR 3B for the tax period immediately following the period of 180 days from the date of the issue of the invoice। 180 दिन के अंदर में आपको वो करना होता है। तो ये समझ में आया, ये 3 जगह इन्होंने 3 यहां पर फ्रेजेस इंसर्ट कर दिए उस सेंटेंस। अब अगला एक नया रूल इंसर्ट हुआ, आप देख सकते रूल नंबर 37A, रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर। हम लोग इतने समय पूरी बात किए कि अगर हमने सप्लायर के जीएसटीआर 1 के बेसिस पे डेटा रिसीव कर लिया है जीएसटीआर 2A या 2B में, तो हम क्रेडिट ले सकते हैं। बट मैं बार बार आपको ये बताता था कि वो प्रोविजनल क्रेडिट होता है, वो कब फाइनल होगा क्रेडिट, जब वो सप्लायर एक्चुअल में पे कर देगा। तो उन्होंने बोल दिया है, टाइम लिमिट दे दिया है कि सप्लायर को कि 30 सितंबर तक सप्लायर ने पे कर देना चाहिए। सप्लायर आपको क्रेडिट अभी मिल जाएगा, जैसे मान लो से मई 2023 का कोई क्रेडिट आपको लेना है, मई 2023 मंथ में आपने कुछ परचेस किया
तो सप्लायर आपको क्या करेगा, जीएसटीआर इनवॉइस दे देगा, जीएसटीआर 1 में फाइल कर दिया और आपने भी क्रेडिट ले लिया, बढ़िया। लेकिन उसमें जो दिखता है स्टेटमेंट में जीएसटीआर 2B में, वेदर सप्लायर हैज फाइल्ड द जीएसटीआर 3B, तो वो नो आ रहा है, तो नो आ रहा है, तो अभी रिवर्स नहीं होगा आपका क्रेडिट, अभी तो आपने ले लिया है क्योंकि आपकी इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा था। गलती किसकी है अभी, सप्लायर की। तो वो गलती को कब तक ठीक कर सकता है, उसको टाइम दिया है अगले साल के 30 सितंबर तक के, 30 सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, 30 अगले साल के 30 सितंबर तक के अगर सप्लायर ने वो पर्टिकुलर डिटेल्स को उसके जीएसटीआर 3B में फाइल कर दिया तो क्या होगा, तो आपको आपका जो क्रेडिट प्रोविजनल था वो फाइनल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर उसने 30 सितंबर के रिटर्न में भी, सितंबर मंथ वाले या क्वार्टर वाले रिटर्न में भी नहीं बताया, वो वाला मतलब पेंडिंग ही रह गया, तो आपको फिर नवंबर के पहले, मतलब अक्टूबर मंथ के रिटर्न में या सितंबर मंथ के रिटर्न में या अक्टूबर मंथ के रिटर्न में या नवंबर मंथ के रिटर्न में, ओके, वाइल फर्निशिंग जीएसटीआर ऑन और बिफोर 30 नवंबर, तो सितंबर या अक्टूबर मंथ के रिटर्न में जो आप 30 नवंबर के पहले फाइल करोगे, आपने वो जो क्रेडिट लिया था वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करना पड़ेगा मतलब उतना आपके लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा अगर आपने यूज कर लिया तो भी, एंड अलोंग विथ इंटरेस्ट, मतलब कि पूरी गलती किसने करी है, आपके सप्लायर ने। इतने समय तक उसने डिफॉल्ट किया, ठीक भी नहीं किया, तो अब उसका कॉन्सिक्वेंस कौन बेयर करेगा, अपन बेयर करेंगे। और हमको ये तो पता ही है कि हम लोग एक्स्ट्रा क्रेडिट तो कुछ नहीं ले सकते, जितना जीएसटीआर 1 में रिफ्लेक्ट होता है उतना ही ले सकते हैं, बट उसके आगे की प्री फैक्टो कंडीशन क्या है, देखो एक प्री कंडीशन है और एक पोस्ट कंडीशन है। प्री कंडीशन है कि जीएसटीआर 1 उसने फर्निश करना चाहिए जो आपको आपके जीएसटीआर 2A 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो प्री कंडीशन है, तभी आप क्रेडिट ले सकते हो उस मंथ के रिटर्न। पोस्ट कंडीशन क्या है, जो कि बाद में फुलफिल होना चाहिए, इफ नॉट बिफोर, कब तक हो जाना चाहिए फुलफिल, अगले साल के 30 सितंबर तक के। क्या कंडीशन है कि सप्लायर शुड हैव पेड द टैक्स रिलेटेड टू सच अमाउंट, ओके, दैट ट्रांजैक्शन। अगर वो पे करेगा तो उसके जीएसटीआर 3B में वो बता देगा, तो आपको दिख जाएगा, अगर नहीं किया तो आपको उसका इंटीमेशन आएगा। देखिए हम लोग पढ़ते हैं एग्जैक्टली क्या लिखा है, वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन in the return in form number GSTR 3B for a tax period in respect of such invoice or debit note, the details of which have been furnished by the supplier in the statement of outward supply in form GSTR 1 or using IFF, but the return in form GSTR 3B for the tax period corresponding to the said statement of outward supply has not been furnished by the supplier till 30th day of September following the end of the financial year in which the ITC in respect of such invoice or debit note has been availed. ये पूरा एक सेंटेंस है बेटा, the said amount of ITC shall be reversed by the said registered person. Reversed by whom? Reversed by the बेचारा रेसिपिएंट जिसकी तो कोई गलती भी नहीं है, while furnishing a return in form GSTR 3B on or before 30th day of November following the end of such financial year. उनको तो क्या है, उन्होंने एक सेंटेंस में पूरा कुछ घुसा के बोल दिया, लेकिन अपने को ये समझना है, वापस मैं आपको सिंपल क्रोनोलॉजिकली बता रहा हूं, आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहला पॉइंट क्या है कि आपने सप्लायर से कुछ रिसीव किया है, B2B सप्लाई, आप भी रजिस्टर्ड हो, वो भी रजिस्टर्ड है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपको इनवॉइस मिल जाना चाहिए, गुड्स वगैरह मिल जाना चाहिए, अच्छी बात। तीसरी कंडीशन की सप्लायर ने उसका जीएसटीआर 1 फाइल करना चाहिए, जो वो 11 या 13 तारीख तक नॉर्मली फाइल करने के लिए लायबल रहता है, या आईएफएफ के थ्रू आपको डेटा रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आप कौन हो, रेसिपिएंट हो, आपको कहां रिफ्लेक्ट होगा वो डेटा, 2A 2B में रिफ्लेक्ट होगा, तो उस बेसिस पे आप अब क्रेडिट ले सकते हो। बट इज इट फाइनल? नहीं, ये क्रेडिट आपने सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे ले लिया, वो जितना दिख रहा था उतना पूरा ले सकते हो। तो उस समय आपको ये भी दिख सकता है कि सप्लायर ने जीएसटीआर 3B फाइल अभी तक किया भी है उस मंथ का या नहीं किया है, नहीं भी किया तो भी आप अभी ले सकते हो क्रेडिट, क्योंकि वो आगे फाइल कर देगा, ऐसी उम्मीद अपन रखते हैं। बट अगर वो सप्लायर ने साल खत्म हो गया फाइनेंशियल ईयर, अगले साल 30 सितंबर तक के उसने क्या फाइल नहीं किया, जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया, तो आपको उसके बाद में भी उसका स्टेटस दिखेगा कि नहीं फाइल किया है। तो फिर आपको खुद हो कि क्या करना है, उतना क्रेडिट जो आपने लिया था उतना आपको रिवर्स करना है। सेड अमाउंट ऑफ आईटीसी शैल बी रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट, ओके, जब वो अपना 30 नवंबर के पहले का रिटर्न फाइल करेगा उसमें।
up to 30th of November he has to reverse that said amount of ITC. समझ रहे? However, the said amount of ITC, where the said amount of ITC is not reversed by the registered person in a return in form GSTR 3B on or before 30th day of November following the end of such financial year during which such ITC has been availed, such amount shall be payable by the said person along with interest thereon under section 15. नवंबर के पहले रिवर्स कर दिया तो इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा क्योंकि आपकी गलती नहीं थी, लेकिन अगर आपने रिवर्स नहीं किया तो आपको भी इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। सप्लायर को तो इंटरेस्ट अलग लग ही रहा है क्योंकि उसने डिले किया है, जीएसटीआर 3B लेट फाइल कर रहा है, पेमेंट लेट कर रहा होगा, लेकिन आपको भी इंटरेस्ट लग जाएगा क्योंकि आपने भी तो क्रेडिट लेके रखा है जो आपका बनता नहीं है। तो आपको तब इंटरेस्ट लगेगा। कब इंटरेस्ट लगेगा? जब आपने जीएसटीआर 3B को फर्निश नहीं किया तो, है ना। इफ इट इज नॉट रिवर्स देन इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल if ITC is not reversed up to 30th of November. I hope you understood. और फिर फ्यूचर में अगर वो सप्लायर सब्सिक्वेंटली अगर जीएसटीआर 3B फर्निश कर देता है तो फिर अब आप वो क्रेडिट को री अवेल कर सकते हो, अब उसका वापस ले सकते हो। इंटरेस्ट जो आपका था वो तो आपको देना ही पड़ रहा है, इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं मिलेगा इंटरेस्ट का, लेकिन आप उसको फिर जिस टैक्स पीरियड में उसने फर्निश कर दिया उस टैक्स पीरियड या उसके बाद में उसके बाद वाले टैक्स पीरियड में आप क्रेडिट को री अवेल कर सकते हो। तो इसीलिए इट बिकम्स वेरी इंपेरेटिव दैट हम लोग ऐसे सप्लायर से ही परचेसेस करें जो कि जीएसटी के कंप्लायंसेस को बराबर करते हैं, क्योंकि उन्होंने कंप्लायंस नहीं किया तो आपका बहुत सारा क्रेडिट का अमाउंट ब्लॉक हो सकता है और आपने ले भी लिया तो फ्यूचर में रिवर्स हो सकता है, और रिवर्स करना भूल गए तो फ्यूचर में आपको इंटरेस्ट भी लग सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके सप्लायर्स भी प्रॉपर कंप्लायंसेस करते रहे। बोलिए यहां तक ये क्लियर है क्या? तो यहां तक के हम लोग ने कौन से चैप्टर्स देख लिया है? चैप्टर नंबर बी, सी, डी, ई, एफ, सभी चैप्टर के छोटे छोटे कुछ अमेंडमेंट्स। चैप्टर नंबर जी, इसमें थोड़े से ज्यादा है लेकिन फिर भी इतना कोई डिफिकल्ट नहीं। रूल नंबर 8 रजिस्ट्रेशन वाला जो चैप्टर है, इसमें क्या दिया है? अब देखो पहले क्या था कि आपको फॉर्म भरते वक्त ही अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर बताना है, और अब उन्होंने चेंज क्या कर दिया 26 दिसंबर 2022 से, जो REG 01 था ना, एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसमें उन्होंने बोला कि आप उस समय मोबाइल नंबर या ईमेल की फील्ड नहीं भी रही तो चलता है, बट आपने पैन अपना बताया है, और पैन इनकम टैक्स का जो पैन होता है, पैन के साथ में कोई मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिंक्ड होगा। आइडियली तो वो वही रहना चाहिए जो आप यूज करते हो। तो आपने पैन के साथ में जिस मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को लिंक किया, वो लोग उस पे ओटीपी भेजेंगे। तो वो लोग अभी तक क्या करते थे, पैन को अलग से सीबीडीटी पोर्टल से वेरीफाई करते थे। मोबाइल नंबर जो भी आपने डाला, नया मोबाइल भी कोई डाला तो उसको वो ओटीपी भेज के वेरीफाई करते थे। ईमेल एड्रेस मतलब इनकम टैक्स में अलग लिंक कर सकते थे आप, जीएसटी के लिए अलग लिंक कर सकते थे ईमेल एड्रेस, उसमें ओटीपी मंगवा सकते थे। लेकिन अब क्या बोल दिया है कि आपको अलग से मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालना ही नहीं, डालना भी है तो कौन सा डालना है, जो पैन के साथ लिंक्ड है, क्योंकि आपका पैन का इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन है, उसमें एक मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिंक्ड होगा आपका। तो इन्होंने क्लियर यहां पर फर्दर ऐड किया। सो क्या क्या यहां पर ऐड हुआ है, देखो ये कट हो गए वर्ड्स और ये वाला वर्डिंग्स ऐड हो गया, और नीचे के दोनों जो सब रूल्स थे, ओके, रूल नंबर 8 सब रूल 2 क्लॉज बी एंड सी, ये कट हो गया है। तो अभी क्या पोजीशन बची है? पैन शैल बी वैलिडेटेड ऑनलाइन बाय द कॉमन पोर्टल मेंटेन्ड बाय द सीबीडीटी एंड शैल ऑल्सो बी वेरीफाइड थ्रू सेपरेट ओटीपीज sent to the mobile number and email address linked to the PAN. सेपरेट OTPs and दिए जाएंगे मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। बस कौन से मोबाइल और ईमेल एड्रेस पे भेजेंगे? जो पैन के साथ लिंक्ड है। तो ये उन लोग ने एक स्लाइड चेंज किया जिससे कंट्रोल रखना थोड़ा और आसान रहेगा, है ना, वो ऑथेंटिसिटी और ज्यादा प्रूव हो जाती है, क्योंकि पैन के वक्त तो उतना चेकिंग हुआ ही है। और सुर भी म्यूजिक बजा रहे हो, उसका नाम ही है ना सुर, तो सुर अपने को प्रोवाइड कर रही है। तो समझ में आ रहा है आपको? तो मोबाइल नंबर एंड पैन अब अलग से वो लोग रिक्वायर नहीं करेंगे, बिकॉज हम तो कोई भी और डाल सकते हैं जो कि पैन के साथ लिंक नहीं है, तो उसका अलग से वेरिफिकेशन होगा, पैन के साथ में लिंक रहना चाहिए। ये एक अमेंडमेंट आया है रूल नंबर 8 में। रूल नंबर 8 में और एक सब रूल 4A जो है वो सब्सटीट्यूट हुआ है। पहले जो भी था उसके बदले में ये सब रूल आया है, जिसमें उन लोग ने आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में बताया है।
आधार ऑथेंटिकेशन आपको याद होगा, आधार ऑथेंटिकेशन कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सबको करना होता है। अगर एक इंडिविजुअल भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन पे जा रहे तो उसको भी करना है, अगर कोई कंपनी या फर्म वगैरह जा रहे तो उनके जो डायरेक्टर है या पार्टनर है या एचयूएफ के करता है उनको भी अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना, याद है क्या? एक्सेप्ट फॉर पीपल हु आर कवर्ड अंडर रूल नंबर 25(6)D या सेक्शन नंबर 25(6)D, कुछ लोगों को छूट थी उसमें आधार ऑथेंटिकेशन। हाँ, इनकम टैक्स में अलग है बेटा और जीएसटी में अलग है। अब यहां पर बोल रहे कि आधार ऑथेंटिकेशन अगर करना है तो कैसे करना है, उसका उन्होंने प्रोसीजर यहां पर क्लेरिफाई किया। देखिए इसको पढ़ो, ये 4A को ही मैंने कलर कर दिया है, मतलब ये पूरा सब रूल ही नया इंसर्ट हुआ है। अच्छा, और मजे की बात ये भी इंसर्ट हुआ था, फिर 2-3 महीने बाद ये पूरा वापस से सब्सटीट्यूट हो गया। मतलब कि अब जो फाइनली जो एप्लीकेबल है ना 30 अप्रैल के दिन का जो लागू है वो आपको यहां पर दिया है, नहीं तो पहले थोड़ा अलग आया था फिर उसमें चेंजेस हुए। ये फाइनल वाला है, ये भी फाइनल है। तो देखिए क्या लिखा है, वेयर एन एप्लीकेंट अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 25(6)D opts for Aadhaar authentication, he shall while submitting the application under sub rule number 4, इसके ऊपर सब रूल 4 था रूल नंबर 8 का जो यहां अमेंडमेंट नोट्स में नहीं दिया है, जो एप्लीकेशन के बारे में बात करता है। shall undergo while submitting the application, कब जाएगा, कब उसका होगा authentication? while submitting the application shall undergo authentication of Aadhaar number and the date of submission of application in such cases shall be the date of authentication of the Aadhaar number or 15 days from the date of submission of application in part B whichever is earlier। ये वाली बात पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि आधार ऑथेंटिकेशन जब कंप्लीट हो रहा है या क्या हो रहा है 15 डेज एक्सपायर हो रहे हैं, whichever happens first, वो रहेगा डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। वहां से फिर प्रॉपर ऑफिसर के 7 डेज का पीरियड स्टार्ट होगा। देन प्रोवाइडेड दैट एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर सब रूल 4 बाय अ पर्सन अदर देन नोटिफाइड पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर एंड इज आइडेंटिफाइड ऑन द कॉमन पोर्टल बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस। अब ये जो प्रोविजो है ना बेटा, ये मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ गुजरात पे लागू होता है। अब इसलिए आई एम नॉट श्योर कि ये आपके एग्जाम में आपको पूछेंगे भी कि नहीं पूछेंगे। रूल्स में अमेंडमेंट था तो मैंने ला लिया, मैं आपको उसकी पूरी कहानी बताता हूं। देखो ये मेन क्या बता दिया कि आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे वो लोग, ठीक है। आधार ऑथेंटिकेशन ओटीपी वगैरह के थ्रू हो जाता है जो नंबर लिंक्ड है। फिर दूसरा क्या होता है, एक प्रोविजो डाल दिया है कि फर्दर बायोमेट्रिक चेक वगैरह भी करेंगे, ठीक है। बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, फोटोग्राफ लेंगे, है ना, फैसिलिटेशन सेंटर में जाकर के चेक करेंगे। तो ये प्रोविजो इज एप्लीकेबल। देखो नीचे उन्होंने एक 4B नंबर का सब रूल लाया जिसमें क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई सर्टेन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जिसमें ये प्रोविजो अप्लाई नहीं होगा, प्रोविजो अप्लाई नहीं होगा, तो उसका उन लोग ने नोटिफिकेशन क्या इशू किया, ये नोटिफिकेशन इशू किया उसका, और उसको भी बाद में चेंज किया वर्डिंग्स को। क्या फाइनली क्या है कि ये प्रोविजो ऑफ द सेड रूल सब रूल 4A ऑफ रूल नंबर 8, मतलब इसकी बात हो रही है। this proviso shall not apply in all the states and union territories except the state of Gujarat। मतलब कि ये जो प्रोविजो है ये महाराष्ट्र में अप्लाई होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तमिलनाडु में नहीं होगा, गुजरात में होगा, सिर्फ गुजरात में होगा प्रोविजो। मेन जो पार्ट है, मेन जो रूल है, जो सब रूल नंबर 4A है कि आधार ऑथेंटिकेशन करना है, वो तो सबके लिए वैलिड है, लेकिन गुजरात के लिए उन लोगों ने ओनली फॉर गुजरात एक एक्स्ट्रा बात बोल दिया है। अभी फिलहाल गुजरात को छोड़ के और कोई भी स्टेट में ये वाली बात एप्लीकेबल नहीं है। एम आई क्लियर? ये उसका इंपैक्ट होता है, अलग अलग जगह अमेंडमेंट्स आते हैं तो उसको साथ में उसको मिक्स करके प्रॉपर स्टडी करना चाहिए। देखो क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर दिस who has opted for authentication and is identified in the common portal, based on data analysis and risk parameter shall be followed by biometric based Aadhaar authentication and taking photograph of the applicant where the applicant is an individual or of such individual in relation to the applicant as notified under section 25(6)C। मतलब जहां पार्टनरशिप फर्म है तो उनके पार्टनर वगैरह का क्या चेक करेंगे वो लोग आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, फर्दर क्या करेंगे वो लोग, डिपेंडिंग ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर, कि भाई ये पर्सन का, इस टाइप के पर्सन का रिस्क ज्यादा है ना, कि वो बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन कर सकता है, बड़ा फ्रॉड कर सकता है, तो क्या कर सकते हैं, शैल बी फॉलोड बाय
बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड टेकिंग फोटोग्राफ। ओके, अब आप लोगों को अभी में भी काम नहीं पड़ा होगा, जैसे मैं कोई बैंक के नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता हूं तो ई-केवाईसी हो जाता है ऑनलाइन ही। ओके, हम लोगों को ये मोबाइल या लैपटॉप ऑन करना है, वो एक लिंक भेजते और उसके थ्रू वो लोग ऑनलाइन ही हमारा स्क्रीन ये ले लेते। और जैसे जीरोधा में मैंने अकाउंट खोला था तो उसका तो चेकिंग ऐसा होता है कि आपको एक नंबर देते हैं और आप एक ब्लैंक पेपर साथ में रखो, वो नंबर लिख करके ऐसा फोटो खिंचवाओ, जैसे कैदी लोग कैसे फोटो खिंचवाते हैं कैदी नंबर से, तो एक नंबर देते तो सही में प्रूव होता है कि मशीन नहीं है सामने, है ना। वरना लॉकडाउन के वक्त तो स्टूडेंट्स लोगों ने बहुत आइडियाज निकाली थी, अपना चेहरा दिखते रहे और मुंडी भी हिलते रहे, टीचर को लग रहा है कि अपन अटेंड कर रहे हैं लेकिन अपन तो बढ़िया कुछ और कर रहे हैं। ऐसे टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अब कोई नंबर ही आ गया, उसको आपको अपडेट करके करना है, वो लोग आपको जो पूछ रहे हैं उसका एग्जैक्ट आपको आंसर देना है, जो भाषा में पूछ रहे हैं उसका आंसर देना है, तो वैसा भी ऑथेंटिकेशन हो सकता है। तो गुजरात के केस में उन्होंने बोला है कि बायोमेट्रिक बेस्ड एंड टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, ओके, अलोंग विथ वेरिफिकेशन ऑफ द, तीसरी चीज क्या है, तो एक पहली चीज है बायोमेट्रिक, दूसरा है टेकिंग फोटोग्राफ, तीसरी चीज है वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट अपलोडेड विद द एप्लीकेशन, ये तीसरी चीज है एट वन ऑफ द फैसिलिटेशन सेंटर। मतलब इसमें काम बढ़ा देंगे उनका कि आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है कहां पर, जो फैसिलिटेशन सेंटर बताए जाएंगे, ऑफलाइन सेंटर। तो मतलब अभी तक के जो जीएसटी सिस्टम की जो मेन बात थी कि सब ऑनलाइन होता है, तो वो ये केसेस में नहीं रहेगी जहां पर बुलाया जाएगा, दे विल हैव टू गो बिकॉज ऑफ सर्टेन रिस्क फैक्टर्स, है ना। गुजरात को क्यों लाए हैं आई डोंट नो, बट देन यस, गुजरात में जो जीएसटी का कलेक्शन है बहुत ज्यादा होता है, बिजनेस भी बहुत बड़े लेवल पर होता है और वहां पर फ्रॉड भी बहुत करते हैं। तो द थिंग इज कि वहां से शुरू किए, मे बी वहां की स्टेट गवर्नमेंट अग्री कर गई होगी कि ठीक है हमारे ऐसे शुरू कर सकते काम, उनका इंटेंशन आगे पूरे स्टेट्स में इसको ले जाने का है कि क्या है, वी डोंट नो। बट देन ये सबके लिए नहीं रहेगा, सिर्फ बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस रिस्क पैरामीटर, कुछ लोगों को जिनको कमिश्नर बोलेगा उन लोगों का ये सब चेकिंग होगा, बाकी लोगों का तो नॉर्मल ऑथेंटिकेशन ओटीपी बेस्ड हो जाएगा। अपलोडेड विद द एप्लीकेशन, सब डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे फैसिलिटेशन सेंटर पे, and the application shall be deemed to be complete only after completion of the process laid down, okay, under this proviso। तो proviso creates an exception to the general rule। जनरल रूल जो था वो क्या कहता है कि आधार ऑथेंटिकेशन करवा लेना भाई, ठीक है। अब प्रोविजो बोलता है लेकिन ये वाले केस में तो जहां पर हमने आइडेंटिफाई किया कोई एप्लीकेशंस को, तो उसमें हम आपका पूरा चेकिंग करेंगे, बायोमेट्रिक बेस्ड, है ना, फोटोग्राफ लेंगे, ओरिजिनल कॉपीज वेरीफाई करेंगे एट द फैसिलिटेशन सेंटर्स, ओके। एंड जब ये सब चेक होगा, कंप्लीट होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फाइल हुआ ऐसा माना जाएगा, वहां से 7 डेज का पीरियड गिना जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो एप्लीकेशन में बी सबमिटेड बाय वे ऑफ सब रूल 4 विदाउट ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, तो फिर बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, और सब रूल 4A आफ्टर ऑथेंटिकेशन, है ना, एप्लीकेशन देते वक्त ही आपने ऑथेंटिकेशन करवा लिया। तो ये उन लोग ने यहां पर भी इतना सा फ्रेज जो है वो ऐड किया है, ठीक है, कि एक्नॉलेजमेंट इशू की जाएगी। तो आई होप दिस अमेंडमेंट इज क्लियर टू यू। देन अपने जो अप्रूवल वाला जो पेज था, एडमिशन प्रोसेस वाला जो पेज था, उसमें अगले पेज पे कुछ पॉइंटर्स दिए थे। उसमें ये था कि कितने डेज के अंदर में उनको एक्शन लेना पड़ता है। तो एक केस में 30 डेज था। देखिए क्या केस था कि जहां पर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है, फेल्स टू गो आधार ऑथेंटिकेशन और डज नॉट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, या तो प्रॉपर ऑफिसर विद अप्रूवल ऑफ एन ऑफिसर डीम्स इट फिट टू कैरी आउट फिजिकल वेरिफिकेशन। ऐसे केस में उनको कितने दिन का टाइम मिल जाता है? 30 दिन का टाइम मिल जाता है फाइनल ऑर्डर इश्यू करने के लिए। याद है क्या आपको? या फाइनल ऑर्डर इश्यू करने के लिए, या तो फाइनल एक क्या इश्यू करने के लिए, नोटिस इश्यू करने के लिए कि भाई हमको आपसे कुछ रिप्लाई चाहिए। नॉर्मली देखो एप्लीकेशन ऑनलाइन फर्निश कर दिया, नॉर्मली ऑफिसर के पास कितने दिन का टाइम रहता है? 7 डेज का। लेकिन ये केसेस में, ये 2 केसेस थे ए और बी, जिसमें उनको 30 डेज का टाइम था कि भाई ठीक है आधार ऑथेंटिकेशन किया ही नहीं है, या तो फिर क्या नहीं किया, ऑफिसर को लगता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा 30 डेज, विद इन 30 डेज वो लोग एक्शन ले सकते हैं, अप्रूवल दे सकते हैं, या 30 डेज के अंदर वो लोग नोटिस इशू कर सकते हैं, वो मतलब प्रॉपर ऑफिसर। अब यहां पर एक और सिनेरियो इंसर्ट हो गया है
person who has undergone authentication of Aadhaar as specified in sub rule 4A of rule 8 and is identified on the common portal based on data analysis and risk parameter for carrying out physical verification of the place of business. तो अगर कॉमन पोर्टल ने आइडेंटिफाई किया है उनके डेटा के बेसिस पे कि ये पर्सन का तो फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए, तो सिर्फ प्रॉपर ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन पे नहीं छोड़ दिया, ये सीरियल नंबर बी के बेसिस पे उन लोग ने कॉमन पोर्टल में भी वो लोग कुछ टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज करेंगे जिससे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई कौन से टाइप के पर्संस का फिजिकल वेरिफिकेशन करना ही चाहिए। तो ऐसे पर्संस के लिए भी अब 30 दिन का समय रहेगा, क्योंकि 30 दिन का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही उसका रजिस्ट्रेशन अप्रूव होगा, या तो उसको नीचे लिखा है नोटिस इशू की जाएगी। तो ये वाला जो पार्ट है ये इंसर्ट हुआ है, ओके, डबल ए करके इंसर्ट हुआ है। तो अब फिजिकल वेरिफिकेशन जिसका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ उसका भी किया जाएगा, ऑफिसर जब डीम फिट करता है तब भी होगा, एंड कब होगा, जब कॉमन पोर्टल आइडेंटिफाई करता है कि बेस्ड ऑन रिस्क फैक्टर्स एंड डेटा एनालिसिस कि सो एंड सो पर्संस का फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए, तो भी ऐसे केस में 30 दिन का समय मिल जाएगा। ऐसे केस में 7 दिन के अंदर डीम्ड अप्रूवल नहीं रहेगा, 30 दिन का समय मिलेगा। 30 दिन में भी अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया ऑफिसर ने, तो फिर इट विल बी डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। इज दिस क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ऐसा लिखा है आपको, रूल नंबर 9 में ये चेंज आया है। देन रजिस्ट्रेशन चैप्टर में ये जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, आपको पता है कैंसलेशन प्रॉपर ऑफिसर खुद होके भी कर सकते हैं कई बार, है ना। अगर हम लोग ने कुछ रिटर्न्स फाइल नहीं किया तो याद है क्या, कितने रिटर्न्स फाइल नहीं किया, कितने महीने के फाइल नहीं किया, तो 2 महीने कि 6 महीने। देखो रिटर्न का टाइमिंग है 6 महीने या 2 क्वार्टर्स, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिटर्न और जीएसटीआर 1, क्योंकि यहां पर टाइम लिमिट दिया था आपके चैप्टर नंबर जी में, स्यू मोटो कैंसलेशन। कंटिन्यू 6 मंथ्स तक अगर रिटर्न फाइल नहीं किया या कंसेक्यूटिव 2 क्वार्टर्स तक की रिटर्न फाइल नहीं किया, और कंपोजिशन वालों के लिए 3 महीने तक के, ड्यू डेट के बियॉन्ड 3 महीने तक, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। आपको याद है, आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते, फिर आप उसको फाइल करके अपना रजिस्ट्रेशन का रिवोकेशन का एप्लीकेशन दे सकते हो। ये भी आपको पता है। नॉर्मली रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन का एप्लीकेशन देने के लिए टाइम लिमिट कितना होता है, टाइम लिमिट रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन, मतलब कि कैंसिल कर दिया, आप रिवोकेशन का एप्लीकेशन दे रहे हो, उसका टाइम लिमिट रहता है 30 दिन। ये देखिए यहां पर आपको दिया है, विद इन 30 डेज सच पर्सन, जब से आपको सर्विस ऑफ कैंसलेशन का ऑर्डर मिला, जब सर्विस हुई मतलब आपको जब मिला, वहां से 30 दिन के अंदर आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बारे में उन्होंने बोला है कि एक उन्होंने स्पेशल विंडो ओपन किया है, 31 मार्च को नोटिफिकेशन आई थी, मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून 2023, ये 3 महीने का एक स्पेशल विंडो ओपन किया उन लोगों ने। आई डोंट नो वेदर ये आपको सिलेबस में रहेगा कि नहीं रहेगा, जब आईसीआई का सप्लीमेंट्री मटेरियल आएगा तब आप देख लेना, उसमें नहीं होगा तो ये प्रोविजन छोड़ देना बाद में, ये वाला जो नोटिफिकेशन है। लेकिन मुझे लगा कि रख लेते, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये 3 महीने के अंदर आपको एक और उन्होंने एक्सटेंडेड मौका दिया है कि 3 महीने के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन शैल बी फाइल्ड ओनली आफ्टर फर्निशिंग द रिटर्न्स अप टू द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसलेशन। जब तक कि रजिस्ट्रेशन वैलिड था तब तक आप रिटर्न्स फाइल कर दो, और ये वही 2 क्लॉजेस के लिए है, वो रिटर्न नॉन फाइलिंग वाले ही केसेस के लिए है, ठीक है, सेक्शन 29 2B एंड 2C। तो आपने वो फाइल कर देना है, फिर आप, ये आपको एक स्पेशल विंडो मिली है 3 महीने की, मतलब पुराना आपका छूट भी गया होगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, तो आप वापस रिवोकेशन के लिए ये 3 महीने में अप्लाई कर सकते हो, है ना। एक तरीके से आपको वापस बुलाने का एक मौका दिया है, वापस आप स्कीम में आना चाहते आ जाओ। ओके, इन टर्म्स ऑफ सच रिटर्न्स अलॉन्ग विद द अमाउंट पेएबल टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी एंड नो फर्दर एक्सटेंशन शैल बी अवेलेबल इन सच केसेस। एक्सटेंशन और नहीं मिलेगा, भले एक्ट में लिखा है कि कमिश्नर दे सकता है, लेकिन इसमें ऑलरेडी 3 महीना ये स्पेशल दिया है, और वो भी किसका, जिसका 31 दिसंबर या उसके पहले कैंसिल हो गया था, उसको ये स्पेशल टाइम दिया है 3 महीने का। जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था, कब हुआ था, 31 दिसंबर या उसके पहले, उसका तो टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुका है, तो उसको एक स्पेशल विंडो दिया है कि आप रिवोकेशन कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो कैंसलेशन के रिवोकेशन के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन दिस 3 month पीरियड, 1 अप्रैल टू 30th of June। एक्सप्लेनेशन,
the person has failed to apply for revocation within the time specified in section 30, मतलब कि 30 days, includes a person whose appeal against the order of cancellation or the order rejecting the application has been rejected on the ground of failure to adhere to the time limit. मतलब जिसका केस पेंडिंग चल रहा है और उसका अब उसने अपील किया था लेकिन वो अपील का भी टाइम उसका निकल चुका है, तो वो भी पर्सन यहां पर कवर्ड है. ठीक है. इंक्लूड्स अ पर्सन whose appeal has been rejected on the ground of failure to adhere to the time limit, है ना, क्योंकि टाइम लिमिट में उसने फाइल नहीं किया तो इसलिए उसकी अपील रिजेक्ट हो गई थी. तो वैसे भी पर्सन्स को एक और मौका मिल रहा है कि भाई तुम तब 30 दिन में नहीं फाइल कर पाए थे, कोई बात नहीं, अब आ जाओ, अभी हम आपको 3 महीने का एक मौका दे रहे हैं. मतलब ये इट्स लाइक स्ट्रिक्ट टीचर जिन्होंने पहले तो स्टूडेंट को बात करने के लिए गेट आउट कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद लगा कि अरे वो बाहर चला जाएगा तो इधर कौन रहेगा. तो गवर्नमेंट चाहती है उनको फैसिलिटी देना. देखो लाइबिलिटी तो हमेशा ही रहेगी, इवन इफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया लाइबिलिटी तो उनकी जारी रहती है, बस आईटीसी वगैरह नहीं मिलता है, फैसिलिटी नहीं मिलती है. तो स्टूडेंट को गेट आउट भी कर दिया तो फीस तो कैप्स को मिलने ही वाली है, लेकिन द प्रॉब्लम इज व्हाट कि स्टूडेंट को फैसिलिटी नहीं मिल रही, वो टीचर को लगने लग गया. तो टीचर क्या करता है कि एक मौका देता है कि ठीक है तुमने होमवर्क नहीं किया था, तुम बातें कर रहे थे, सब चीज ठीक कर लो और ये हम एक टाइम दे रहे हैं, ये 30 दिन के अंदर, ये 3 महीने के अंदर वापस आ सकते हो. तो द स्टूडेंट कैन कम बैक. वैसे ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है दे कैन कम बैक विद इन अ पीरियड ऑफ अप्रैल मई जून. दे कैन री अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन, है ना, अगर उस समय वो टाइम लिमिट मिस कर दिया था तो. समझ में आ रहा है क्या होता है ऐसा. दया आ गई उनको. अब ऐसी दया और भी आई है, आगे भी हम लोग देखेंगे. ये 3 महीने के पीरियड में और भी कुछ लोगों को उन्होंने दया दिखाया है. नेक्स्ट, टैक्स इनवॉइस वाले केस में कुछ पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड थे. उसमें से एक पॉइंट था, अपन ने पेज नंबर H.4 या H.5 पे पूरा टेबल देखा था जिसमें अलग अलग पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड थे. तो उसमें पॉइंट था कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी along with the name of state if the recipient is unregistered and value of supply 50,000 से कम है and the recipient request that such details to be recorded. 50,000 से कम है लेकिन रेसिपिएंट ने रिक्वेस्ट किया तो फिर उसका नेम एंड एड्रेस वगैरह लिखना पड़ेगा. याद है आपको, ये पॉइंट अलग से दिया था अगले पेज पे, टेबल के अगले पेज पे अलग से दिया था. where the value is not more than ₹50,000, तो वो केस में क्या हो जाएगा, वो केस में रेसिपिएंट के रिक्वेस्ट करने पर उसका नेम एंड एड्रेस इनवॉइस पे लिखना पड़ेगा. बराबर. अब उन्होंने एक और वहां पर एक प्रोविजन, एक प्रोविजो इंसर्ट किया है. क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी टैक्सेबल सर्विस, ये पूरा इंसर्ट हुआ है. ठीक है. वेयर एनी टैक्सेबल सर्विस, हाँ सर्विस नॉट गुड्स, इज सप्लाइड बाय और थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर और बाय अ supplier of OIDAR services to a recipient who is unregistered irrespective of the value of such supply. मतलब कि वो वैल्यू कम भी रहेगी. सप्लाई कौन कर रहा है, कोई भी पर्सन हो सकता है. किसके थ्रू कर रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहा है. ओके. किसको कर रहा है, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को कर रहा है. तो मैं बोल रहा हूं सप्लायर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इज सप्लाइंग द सर्विस टू अ रेसिपिएंट. रेसिपिएंट कौन है, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है. सप्लायर तो रजिस्टर्ड सप्लायर है. तो ऐसे अगर करता है, irrespective of the value of supply, tax invoice issued by the registered person shall contain name and address of the recipient along with its PIN code and the name of the state, and said address shall be deemed to be the address on the record of the recipient. मतलब कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट लिखना ही पड़ेगा, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो भी, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस सप्लाई किया तो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेक माई ट्रिप के थ्रू मैं एक होटल बुक कर रहा हूं, ओके, और मान लो मैं अनरजिस्टर्ड हूं, तो वो होटल वाले ने तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू मुझे सर्विस सप्लाई किया, तो उनको उनके इनवॉइस पे क्या लिखना पड़ेगा, उनके इनवॉइस पे मेरा नेम एंड एड्रेस लिखना पड़ेगा. नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट अलोंग विद पिन कोड, ओके, एंड नेम ऑफ द स्टेट, एंड दैट एड्रेस शैल बी डीम्ड टू बी द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ द रेसिपिएंट. क्योंकि उसके बेसिस पे फिर आगे डिसाइड होता है कि इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है. सर्विसेज की बात हो रही है, गुड्स की बात नहीं हो रही है. तो ऐसा उन लोग ने फर्दर एक मैंडेट ला लिया, शैल लिखा है, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल कंटेन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट. मतलब ये जो रजिस्टर्ड सप्लायर है, इसके इनवॉइस में ये अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट का नेम, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड,
ये 4 चीज रहना चाहिए अगर इसने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सर्विसेज सप्लाई किया है, इवन इफ द वैल्यू इज लेस देन 50,000, मोर देन 50,000, वॉट एवर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू। ये वाला पॉइंट समझा? ये डिटेल लिखना मैंडेटरी है। देन इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, ये भी हम लोग ने पढ़ा था। अगर एक साथ अगर कोई पर्सन एक सप्लायर से टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम प्रोडक्ट्स खरीदता है तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट शैल बी सफिशिएंट व्हिच इज कॉल्ड एज इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। तो उन्होंने बोला कि प्रोवाइडेड दैट द सेड सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई shall contain the particular as specified under rule 46 or rule 54 और as the case में भी rule 49। rule 46 मतलब कि इनवॉइस वाला रूल, rule 54 मतलब if I am not wrong डिलीवरी चलान वाला रूल, एंड rule 49 मतलब बिल ऑफ सप्लाई वाला रूल। मतलब उसमें जो कंटेंट्स बोला है वो आपको इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में वो कंटेंट्स तो आपको देना ही पड़ेगा, है ना, मतलब कोई छूट नहीं रहे हो आप। It is just a combined document which should contain all the required particulars of invoice or bill of supply or as the case में भी डिलीवरी चलान। समझ रहे क्या? ये लिखा है। सो ये इनवॉइस से संबंधित ही 2 छोटे छोटे अमेंडमेंट्स आए। अमेंडमेंट्स ऐसे आते हैं मतलब बीच बीच में, कभी बहुत सारे आ जाते हैं, यस, लेकिन ये कुछ अमेंडमेंट्स आए पिछले 6 महीने में, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। देन ई इनवॉइसिंग के रिस्पेक्ट में एक उन्होंने क्लैरिफिकेशन इशू किया। ये सर्कुलर पहले भी हम लोग देख चुके, लेकिन ये पॉइंट ई इनवॉइसिंग का था इसलिए ये पॉइंट यहां पर लाया मैंने। आपको याद होगा ई इनवॉइसिंग में कुछ एंटिटीज को छूट मिली हुई है, उनको ई इनवॉइस बनाना जरूरी नहीं है, टर्नओवर उनका 10 करोड़ से कम है, सॉरी ज्यादा है तो भी, जैसे कि हाँ जो मल्टीप्लेक्स थिएटर वाला ओनर है, बैंकिंग कंपनी है, एनबीएफसी है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, तो ऐसे कुछ कुछ केसेस में उनको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं। तो उनके लिए पूछा है कि वेदर द एग्जेम्पशन फ्रॉम मैंडेटरी जनरेशन ऑफ ई इनवॉइसेस is available for the entity as a whole or whether the same is available only in respect of certain supplies made by the said entity। मतलब कि वो पूरी एंटिटी को आपने एग्जेम्पशन दे दिया है या उनके कुछ कुछ सप्लाईज को एग्जेम्पशन दिया है ई इनवॉइसिंग से। समझ में आ रहा है क्या? मतलब पूरे सप्लायर को माफ कर दिया है या उनके कुछ कुछ सप्लाईज को माफ किया है ई इनवॉइसिंग से। तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि इट इज अवेलेबल टू द एंटिटी एज अ होल। लिखा है certain entities or sectors have been exempted from mandatory generation of e-invoices। okay, it is hereby clarified, given government के departments वगैरह वहां पर लिखे थे, that the said exemption from generation of e-invoices is available for the entity as a whole and not restricted by the nature of supply। वो entity कोई भी supply करती है तो उसमें उनको e-invoicing की requirement applicable नहीं रहेगी। so that's a good thing for such entities। illustration, अब एक इसमें SEZ यूनिट भी था, आपको याद होगा तो SEZ यूनिट, SEZ डेवलपर नहीं था, SEZ यूनिट था। A banking company provides banking services may also be supplying some goods such as bullion, ठीक है, जो precious gold वगैरह रहता है। The said banking company is exempted from mandatory issuance of invoices। तो ये जो exemption है ये सिर्फ उनकी बैंकिंग सर्विसेज के लिए नहीं है, ये exemption पूरी कंपनी को है। तो वो कंपनी अब कुछ भी सप्लाई कर रही है इंक्लूडिंग बुलियन और गुड्स, तो उसमें भी एग्जेम्पशन वैलिड रहेगा। Thus it will not be required to issue invoice with respect to any supply made by it, irrespective of the nature of such supply। तो ये सर्कुलर है, इसलिए आप देखोगे वर्डिंग्स बहुत आसान है, इवन इलस्ट्रेटेड भी है आंसर, कि भाई जेन्युइन डिफिकल्टी रेज हुई कि भाई हम लोगों को सभी में एग्जेम्पशन है या सिर्फ इसके लिए एग्जेम्पशन है ना। जैसे कि मान लो आईसीआई ने एग्जेम्पशन दिया कि जो स्टूडेंट ने फाउंडेशन में 300 के ऊपर लाया है उनको इंटर का पेपर देने की जरूरत नहीं है, इंटर का टैक्स पेपर देने की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने एग्जेम्पशन ला दिया। क्या माहौल ना, 300 के ऊपर लाया तो यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम गिविंग द टैक्स पेपर, आईसीआई ने एग्जेम्पशन ला लिया। तो सब लोग क्यों खुश हो रहे, लेकिन अच्छा दोस्तों के लिए हो रहे। तो अब बताइए मुझे क्या क्या करेंगे ऐसे केस में। अब वो बच्चे पूछेंगे सर ये एग्जेम्पशन सिर्फ मतलब हमको अगर एग्जेम्पशन मिल गया है तो सिर्फ इंटर के लिए मिला है, सिर्फ टैक्स के लिए मिला है, या पूरे आगे के पेपर्स के लिए मिल गया है। यू वांट टू क्लैरिफाई, क्लैरिटी चाहिए कि एग्जेम्पशन तो मिल गया है, तो हाँ कितने अटेम्प्ट तक के मिला है। तो वैसे यहां पर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये एग्जेम्पशन जो दे रही है पूरी एंटिटी को दे दिया। अब वो एंटिटी कोई भी टाइप का सप्लाई करती तो उसमें ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसे ऐसे सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन रहते हैं, तो ये जानबूझ करके मैंने पेंडिंग रखा, एक साथ आपको बता रहा हूं।
अब बस आपको इसको अपडेट कर लेना है अपने पढ़ाई में. इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट? इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. नेक्स्ट, सिचुएशन वेयर ई-वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड. इसमें बहुत बड़ी लिस्ट थी, बहुत सारे आइटम्स थे. उसमें फर्स्ट पॉइंट में एक एनेक्चर था, उसमें भी 8 आइटम थे, 1 से लेकर के 7-8 आइटम्स थे. उसमें एक आइटम था ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ्स एंड सिल्वर स्मिथ्स वेयर्स एंड अदर आर्टिकल्स. उसमें ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब उन्होंने उसका एक एक्सेप्शन ला लिया 26 दिसंबर से. क्या एक्सेप्शन लाया? एक्सेप्टिंग इमिटेशन ज्वेलरी. इमिटेशन ज्वेलरी की उतनी वैल्यू नहीं रहती है ना. इमिटेशन ज्वेलरी को उन लोग ने छोड़ दिया कि भाई वो छोड़ दिया, मतलब एनेक्चर से हटा दिया. मतलब इमिटेशन ज्वेलरी के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा? ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड? ई-वे बिल विल बी रिक्वायर्ड. बाकी ज्वेलरी वगैरह के लिए नॉट रिक्वायर्ड, बट इमिटेशन ज्वेलरी के लिए इट विल बी रिक्वायर्ड. पूछना चाहिए एग्जाम में, है ना. इमिटेशन ज्वेलरी का सप्लाई हो रहा है तो ई-वे बिल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये छोटा सा पॉइंट. जैसे जब रूल्स में अमेंडमेंट आते हैं तो एक उसके नोटिफिकेशन के थ्रू आते हैं, तो मैं वो नोटिफिकेशन को पॉइंट बाय पॉइंट स्टडी करता हूँ. एक पूरा सिस्टम रहता है, एक दिन में नहीं होता है. मैंने 1 हफ्ते पहले वो पूरा एक्सेल में बना लिया था. उसके बाद कल रात को 12 बजे से 2-2:30 बजे तक के बैठ करके ये अपडेट किया, क्योंकि बहुत बारीक बारीक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि अपना जो मेन पॉइंट है वो क्या है, उसका रेफरेंस, उसमें चेंज एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है. फिर कुछ अमेंडमेंट्स फाइनल लेवल के रहते हैं, आपके सिलेबस के बियॉन्ड है, उसको इग्नोर करना है. तो फिर कभी कभार अमेंडेड चीज उसी 6 महीने में और एक बार अमेंड हो जाती है, तो उसका फाइनल प्रोविजन जो है वो लेना है. तो ऐसे करके अमेंडमेंट नोट्स आपको मिले हैं. अगली बार मैं बुक में पहले से ही इंक्लूड कर लूंगा, क्योंकि अब मुझे पहले से ही पता है. फिर उनको उस 6 महीने का अमेंडमेंट अलग से करवा दूंगा, ऐसा रहेगा. नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ टैक्स. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आपको पता था, ये उसका मेन पॉइंट है. ये मेन पॉइंट आपने ऑलरेडी अपन ने पढ़ा है कि जब अपना अमाउंट डेबिट हो गया है, अपने अकाउंट में डेबिट हो गया है, लेकिन CIN जनरेट नहीं हुआ, तो याद है कि हम लोग एक ऑनलाइन एक फॉर्म भर सकते हैं, है ना. एक फॉर्म भर सकते हैं जिससे हम लोग इंटीमेट कर रहे हैं कि भाई हमारा पैसा तो कट गया है, हमको CIN जनरेट नहीं हुआ. तो उन्होंने इसमें फर्दर एक प्रोविजो इंसर्ट कर दिया, वेयर द बैंक फेल्स टू कम्युनिकेट द डिटेल्स ऑफ CIN टू द कॉमन पोर्टल, the electronic cash ledger may be updated on the basis of e-scroll of the RBI. Now what it technically means, even I don't know. Banking system का कुछ part है e-scroll of RBI. In cases where the details of the said e-scroll are in conformity with the details in challan generated with form PMT 06 on the common portal. मतलब क्या कि RBI कुछ एक e-scroll जनरेट करता है, मतलब जिसमें शायद ट्रांजेक्शन की लिस्टिंग रहती होगी, और अगर वो इन कंफर्मेशन है, आपने PMT 07 भर दिया है और बैंक ने अभी तक के आपको चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर, बैंक कॉमन पोर्टल को कम्युनिकेट करती है, कॉमन पोर्टल हमको कम्युनिकेट करता है चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर, हमको कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने बोला CIN उसको कैसे जनरेट करेंगे, तो उसको ई कैश लेजर को कैसे अपडेट करेंगे जब चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट ही नहीं हुआ. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ e-scroll of the RBI, in cases where the details of the said e-scroll are in conformity with the details in challan generated in form number PMT 06 on the common portal. तो ये फॉर्म नंबर PMT 06 आपको जनरेट करना होगा, उसके साथ में अगर वो मैच होता है तो फिर दैट विल बी मतलब वी कैन मूव अहेड. PMT 06 आई थिंक इज आर पेमेंट चलान, है ना, जो अपना मेन पेमेंट वाला चलान रहता है उसका फॉर्म. उसमें जो हम लोग ने डिटेल्स भरा था वो उसके साथ मैच होती है, और ई-स्क्रोल में वो एंट्री आ गई है, मतलब पेमेंट एक्चुअल में हो चुका है, तो बैंक के एंड से कुछ डिले हो रहा है. तो इन टिल दैट बेसिस, टिल दैट लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ द ई-स्क्रोल, ई कैश लेजर कैन बी अपडेटेड. ई कैश लेजर में पैसा उस बेसिस पे आ जाएगा. अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक रूल आ गया है, रूल नंबर 88C. आई एम नॉट श्योर ये आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन आई थॉट रख लेते हैं, समझा देता हूं, इनकेस बाद में पता चला रहेगा तो नहीं पढ़ा है तो नुकसान हो, और पढ़ लिया बाद में पता चला नहीं रहेगा तो चलता है. तो वो बाद में कंफर्म कर लेंगे अपन. किस चीज से कंफर्म करेंगे? ICAI का सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल आता है, ओके, एग्जाम के 3-4 महीने पहले सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल अराउंड अगस्त जुलाई में, जिसमें रहेगा कि क्या क्या अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है. कभी कभार सप्लीमेंट्री में नहीं आते तो RTP में आ जाते हैं अमेंडमेंट्स. RTP ऑफ टैक्सेशन जो रहता है उसमें पहले कुछ पन्नों में अमेंडमेंट्स रहते हैं, फिर RTP के क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपने उसमें देख लेना. इवन दो आई एम गिविंग यू दीज अमेंडमेंट्स,
आपने इसको उसके साथ कंपेयर कर लेना है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा है जो वहां नहीं है तो उसको कट कर देना, वो पढ़ना ही नहीं है। इसमें कुछ कम है, वैसे तो बहुत रेयर चांस है इसमें कुछ कम छूट जाएगा, क्योंकि मैंने तो पूरे नोटिफिकेशन सर्कुलर डाउनलोड करके फिर ही ये लाया बनाया आपके लिए। मेरे पास में फिलहाल आईसीआई का कोई रेफरेंस सोर्स नहीं है जहां से मैं कंफर्म कर सकूं अभी कि ये है आपके सिलेबस में। ये कब पता चलेगा? बाद में, लेकिन अपनी बैच कंक्लूड हो रही तो मैंने सोचा पहले ही हम लोग ये खत्म कर देते। तो क्या लिखा है देखिए, अगर कोई पर्सन ने जीएसटीआर 1 में ज्यादा सप्लाईज बताया है और जीएसटीआर 3B में कम उसे डिटेल बताया है उस पीरियड का, तो डिफॉल्ट क्या है? बहुत बड़ा, क्योंकि उसके जीएसटीआर 1 के बेसिस पे क्या हो रहा है, आगे रेसिपिएंट्स बढ़िया जमाजम क्रेडिट ले रहे हैं और जीएसटीआर 3B में उसने कम बताया है। सो वेयर जीएसटीआर 1 का डेटा इज मोर देन जीएसटीआर 3B का डेटा, है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज सप्लाईज। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग? ऐसे केस में क्या लिखा हुआ है? If it exceeds the amount of tax payable by such person in accordance with the return for the period for that period furnished by him in form GSTR 3B. In short, GSTR 1 value is more than GSTR 3B by such amount and such percentage. हाँ, तो कब प्रॉब्लम होगा? जब सिग्निफिकेंटली एक्सीड होता है, such amount and such percentage as may be recommended by the council. मतलब एक सर्टेन परसेंटेज से भी ज्यादा है, मतलब कि मान लो ये 100 है और 102 है तो शायद चल जाएगा, इतना बड़ा उस पर एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन अगर मान लो बहुत डिफरेंस है, ये 100 है और ये 4000 यहां पर बता रहा है, फिर तो दाल में कुछ काला है। तो एज में बी रिकमेंडेड बाय द काउंसिल, द सेड रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटीमेटेड ऑफ सच डिफरेंसेस इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म नंबर DRC 01B। ओके, डिमांड एंड रिकवरी का DRC है वो, और डिमांड एंड रिकवरी के बाकी प्रोविजन अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आई एम डाउटफुल कि ये वाला प्रोसीजर आपके सिलेबस में है या नहीं है। बट ये रूल नंबर 88C पेमेंट वाले रूल्स का पार्ट है और पेमेंट आपके सिलेबस में है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पढ़ ही लेते, क्या नुकसान है। तो अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉनिकली या कॉमन पोर्टल पे उसको इंटीमेट किया जाएगा। कौन इंटीमेट करेगा? जीएसटी का सिस्टम इंटीमेट करेगा। क्या इंटीमेट करेगा कि भैया तुम्हारा जीएसटीआर 1 का डेटा जीएसटीआर 3B के डेटा से बहुत ज्यादा है, हमारा इतना परसेंटेज थ्रेशोल्ड उससे भी ज्यादा है, ये इतने अमाउंट से भी ज्यादा है डिफरेंस। एंड अ कॉपी ऑफ सच इंटीमेशन शैल ऑल्सो बी सेंड टू हिज ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम हाईलाइटिंग द सेट डिफरेंसेस। तो उसको इंटीमेशन करेंगे डिफरेंसेस बता के, एंड डायरेक्टिंग हिम टू, उसको डायरेक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे कि चलो बेटा जो भी डिफरेंशियल लायबिलिटी वो पे करो, है ना, क्योंकि उसने जीएसटीआर 1 में तो बहुत आउटवर्ड सप्लाई बताया है जो जीएसटीआर 3B में डिस्क्लोज नहीं किया है। तो ही विल बी डायरेक्टेड टू पे द डिफरेंशियल लायबिलिटी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 और एक्सप्लेन, या तो तुम पे कर दो या तो तुम समझाओ कि क्यों पे नहीं करना बनता है। एक्सप्लेन द अफोर्सेड डिफरेंस विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days, या तो पे कर दो या तो 7 दिन के अंदर हमको एक्सप्लेन करो। वैलिड है ना, मतलब सही है, लेजिट बात चल रही है यहाँ पर कि उसने अगर जीएसटीआर 1 में बहुत ज्यादा वैल्यूज ऑफ आउटवर्ड सप्लाई बताया है कंपेयर टू जीएसटीआर 3B जिसके थ्रू से टैक्स बहुत कम पे किया है, और अगर ये डिफरेंस एक स्पेसिफाइड परसेंटेज या स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा है जो काउंसिल ने रिकमेंड किया उसके भी ज्यादा है, छोटे मोटे डिफरेंसेस को इग्नोर करेंगे क्योंकि उन लोगों को भी फोकस ए कैटेगरी आइटम्स पे करना होता है, तो उनको इंटीमेट करेंगे। सबसे पहले तो कहां पर इंटीमेट करेंगे? कॉमन पोर्टल में भी करेंगे और ईमेल एड्रेस पे भी भेजेंगे, इंटीमेशन भेजेंगे। उसमें क्या लिखा रहेगा इंटीमेशन में कि ये डिफरेंसेस हैं, और उसको डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट करके उसको 2 ऑप्शन देंगे, या तो चुपचाप वो डिफरेंस पे टैक्स प्लस इंटरेस्ट पे कर दो, या तो एक्सप्लेन करो। कितने दिन में एक्सप्लेन कर सकते? 7 दिन के अंदर। प्रोसीजर समझ में आ रहा है? अब आगे बेटा फाइनल की पढ़ाई तो पूरी ऐसी है, सीए फाइनल का जीएसटी जो हमने पढ़ा ये सब तो रह गई, लेकिन बाकी बहुत प्रोसीजरल है, तो बी रेडी फॉर दैट। एंड इनकम टैक्स भी बहुत प्रोसीजरल है, आपको प्रोसीजर्स पढ़ना है। रजिस्टर्ड पर्सन को जैसे ही सब रूल 1 में ये इंटीमेशन मिली तो वो या तो क्या करेगा, जैसे उसने उसको बोला गया वही कर सकता है, या तो क्या करेगा, या तो पे कर देगा या तो एक्सप्लेन करेगा, है ना। उसको वही बोला था ना करने को, डांस तो नहीं करेगा अपने बेडरूम में, तो क्या करेगा वो, या तो पे करेगा, पे द अमाउंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी
फुल्ली और पार्शियली अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट थ्रू फॉर्म जीएसटी डीआरसी 03, कौन से फॉर्म से पे करेगा, एंड फॉरनिश द डिटेल्स देयर ऑफ इन पार्ट बी ऑफ सो एंड सो फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल। कि ठीक है मैंने पे कर दिया है और उसका इंफॉर्मेशन दे देगा कि सॉरी गलती हो गई, ये पे कर दिया, थैंक यू, हो गया, मामला क्लोज। या तो नहीं, उसको आर्ग्यूमेंट करना अच्छा लगता है तो वो एक्सप्लेन करने को जाएगा, या तो पे कर देगा या तो फर्निशर रिप्लाई इलेक्ट्रॉनिकली, ऑनलाइन ही रिप्लाई फर्निश करेगा। इनकॉर्पोरेटिंग रीजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल टैक्स लाइबिलिटी दैट हैज रिमेन अनपेड। मान लो उसने पूरा होली पे कर दिया है, इसको क्या बोला था, फुल्ली और पार्टली बोला था, फुल्ली पे कर दिया है तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं देना बचा। अगर उसने पार्शियली पे किया या डिफरेंस पे किया ही नहीं तो उसको जितना अभी भी अनपेड पड़ा है उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं, विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन दैट सब रूल। और वो सब रूल में कितना पीरियड स्पेसिफाइड है, 7 डेज का पीरियड है। ओके, वो रिपीट नहीं करना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं कि तुम देख लो सब रूल देख लो। सब रूल 1 की बात हुई ना, तो सब रूल 1 में हमने कितना समय दिया था, 7 दिन का समय दिया था, तब दोबारा 7 दिन रिपीट नहीं कर रहे हैं, यहां पर दोबारा नहीं लिख रहे विद इन 7 डेज, ऊपर बोल दिया ना 7 दिन, तो ऊपर जितना टाइम बताया था उतने समय में रिप्लाई कर देना, समझ रहे क्या ऐसा। अब वेर एनी अमाउंट स्पेसिफाइड इन द इंटीमेशन टू इंटीमेशन रेफर टू इन सब रूल 1, उसमें जो अमाउंट लिखा था अगर वो अनपेड पड़ा रह गया विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन दैट सब रूल, मतलब कौन सा पीरियड था, 7 दिन, 7 दिन तक के अगर अनपेड रह गया और इंटीमेशन भी नहीं मिला, नो एक्सप्लेनेशन और रीजन इज फर्निश्ड, या एक्सप्लेनेशन या रीजन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं ला 7 दिन के अंदर, तो फिर क्या करेंगे, सेड अमाउंट शैल बी रिकवरेबल, वो अमाउंट अब रिकवरेबल हो जाएगा सेक्शन 79, मतलब उसे जोर जबरदस्ती करके उससे पैसा रिकवर किया जा सकता है, क्योंकि ऑफिसर्स के पास में फिर पावर आ जाता है। उसको मौका दिया था, उसको बोला था कि तुम्हारे जीएसटीआर 1 में तुमने ज्यादा सप्लाईज दिखाए हैं और क्रेडिट बांटा है, जीएसटीआर 3B में नहीं बताया है, तो एक काम करो भर दो चुपचाप, या तो फिर एक्सप्लेनेशन दो, भर दिया तो मामला क्लोज, नहीं भरा टैक्स एक्सप्लेनेशन दे दो, 7 दिन के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया तो मामला क्लोज, सेटिस्फैक्ट्री रहा तो, एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं 7 दिन के अंदर, तो फिर तो उससे रिकवरी की जाएगी, वो अमाउंट उससे रिकवर किया जाएगा। तो रूल नंबर 88C ये आ गया है। और ये टाइप के पर्सन को रूल नंबर 88C जिस पे अप्लाई हो जाता है, जिसको 88C के अंडर में इंटीमेशन इशू किया गया है, जब तक वो अपना डिफॉल्ट ठीक नहीं करता है तब तक के उसको जीएसटीआर 1 फर्निश करने के लिए भी मना किया गया है। हमने देखा है जीएसटीआर 1 पढ़ते वक्त कि पहले ये 2 टाइप के पर्सन थे जिनको जीएसटीआर 1 अलाउड नहीं है, जिन्होंने पिछला जीएसटीआर 1 नहीं फाइल किया या जिन्होंने पिछला जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया, ठीक है, जिन्होंने जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं किया और जीएसटीआर 3B फॉर द सॉरी, ये जो प्रीसीडिंग 2 मंथ है ये तो कटा हुआ है ना, फॉर प्रीसीडिंग 2 मंथ ये तो कटा हुआ है, आपकी किताब में देखो ध्यान से, ये प्रीसीडिंग 2 मंथ वाला पार्ट कटा हुआ है ना, कहां मिलेगा किताब में, जीएसटीआर 1 के डब्बे में नीचे, हाँ कटा हुआ है ना, ये कट गया था, फॉर द प्रीसीडिंग मंथ था, हो गया था, और ये फॉर्मेट चेंज करने के चक्कर में हो गया। और जीएसटीआर 3B उसको नहीं अलाउ करेंगे, उसने अगर पिछले महीने का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया और अगर पिछले महीने का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया तो उसको जीएसटीआर 1 अलाउ नहीं करेंगे। ये तो अपने को पता ही है ना, डिसअलाउंस जो है, इसके आगे भी मैंने हेडिंग में कुछ लिखा था वो अब हटा दिया है क्योंकि अब और एक केस में डिसअलाउंस आ गया। क्लॉज नंबर C तो पहले ओमिट हो चुका था, आपको पता है, अब क्लॉज नंबर D आ गया। किसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, a registered person to whom an intimation has been issued on the common portal under the provisions of rule 88C1, 88C जो हम लोग ने अभी देखा था, in respect of a tax period shall not be allowed to furnish the details of outward supply, मतलब GSTR 1 उसको अलाउ नहीं करेंगे या IFF अलाउ नहीं करेंगे for a subsequent tax period unless he has either deposited the amount or has furnished a reply explaining the reasons for any amount remaining unpaid as required in 88C2, है ना, या तो अमाउंट भाई पे कर दो या तो 7 दिन के अंदर जो आपको टाइम दिया था रिप्लाई फर्निश कर दो तो ही अलाउ करेंगे, वरना आपका ऑलरेडी इतना बड़ा डिफरेंस है तो आपको और जीएसटीआर 1 फाइल करने को क्यों अलाउ करना चाहिए। तो ये उन लोगों ने क्लॉज D यहां पर इंसर्ट किया है। बोलिए समझ में आ रहा है क्या? दिस इज अनदर अमेंडमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न्स, किसको अलाउ नहीं होता है। देन
अब ये अमेंडमेंट्स आई एम नॉट श्योर आपको कितने हद तक एग्जाम में पूछते हैं। लेट फीस में वो लोग ने कुछ कुछ माफी किया है। पहला जीएसटीआर 4 की लेट फी में माफी दिया है। जीएसटीआर 4 किसको फाइल करना होता है? कंपोजिशन सप्लायर को, एनुअल बेसिस पे 30 अप्रैल तक के। अब इन्होंने बोला है कि अगर 1920 से 21-22 का 19-20 से 21-22 वाले ईयर्स का किसी का जीएसटीआर 4 पेंडिंग है, ओके, तो पहले तो क्वार्टरली था, उसके बाद उनका एनुअली हो गया था। पहले ना जीएसटीआर 4 क्वार्टरली होता था मार्च 2019 तक, इसलिए बोला है क्वार्टर्स फ्रॉम दिस। तो इनफैक्ट जीएसटी जब से आया तब से लेकर के 21-22 तक का अगर किसका जीएसटीआर 4 पेंडिंग है तो वो बेचारा फाइल करेगा तो उसको बहुत सारी लेट फी लग जाएगी। लेट फी देखो आपकी किताब में दी थी, चैप्टर नंबर जे, लेट फी देखो, जीएसटीआर 4 की लेट फी। जीएसटीआर 4 इसमें आ जाता है, रिटर्न्स में आ जाता है। दिस रिटर्न इंक्लूड जीएसटीआर 4। कितनी लेट फी लगती है? नॉर्मली 100 रुपीज पर डे ऑफ डिले, लेकिन जीएसटीआर 4 की लेट फी उन लोग ने यहां पर भी रखा था अलग से। देखो मैं आपको पूरा पिक्चर बताता हूं। रिटर्न्स में लेट फी वैसे कितनी है? रिटर्न में लेट फाइल किया तो 100 रुपीज पर डे पर एक्ट इंटू 2 होता है, क्योंकि सीजीएसटी एक्ट में लगती है तो उतनी ही एसजीएसटी एक्ट में भी लगती है, तो 200 रुपए हो जाता है इफेक्टिवली, और 5000 विच एवर इज लेस। ठीक है, लेकिन जीएसटीआर 4 के लिए एक उन्होंने लास्ट ईयर 2 साल पहले एक छूट लाई थी कि अगर आपका टोटल अमाउंट नील है तो 250 रुपए की लेट फी रहेगी, और उसके अलावा है तो 1000 रुपए की मैक्सिमम लेट फी रहेगी। ये जो मैक्सिमम लेट फी है ना 5000 रुपए तक की थी, उसको उन्होंने कैप कर दिया, उसको उन्होंने सिर्फ 250 या 1000 रुपए बोल दिया, इंटू 2 कर देना जो भी है, ये पर एक्ट है, बराबर। अब उन्होंने क्या बोला यहां पर कि अगर आपका 250 के ऊपर की लेट फी है, अमाउंट ऑफ लेट फी शैल स्टैंड वेव्ड विच इज इन एक्सेस ऑफ ₹250, 250 के ऊपर का पूरा वेव हो जाएगा, एंड स्टाइल फुल्ली वेव्ड वेयर द टोटल अमाउंट इन द रिटर्न इज नील। अगर आपका टोटल अमाउंट नील है, सेंट्रल टैक्स ये सीजीएसटी पेबल नील है, तो आपका लेट फी तो नील हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपने वो वाले पीरियड का रिटर्न। अब हम आपको एक विंडो दे रहे हैं, अगेन वही विंडो जो कि हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। थोड़ी देर पहले किस चीज के लिए देखा था? 1 अप्रैल से 30 जून का समय था एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन के लिए। अब यहां पर अगेन वही 3 महीने का समय, 31 मार्च का नोटिफिकेशन है ये, उन्होंने नंबर्स नहीं बताए नोटिफिकेशन के, यू कैन ऑलवेज गो एंड डाउनलोड। 31 मार्च का नोटिफिकेशन है कि ये विंडो में अगर आपने वो रिटर्न फाइल कर दिया तो आपको लेट फी और भी कम लगेगी। एक मौका दे रहे हैं कि भाई आ जाओ, है ना। अदरवाइज लेट फी कितनी थी? अदरवाइज 250 रुपए थी नील वालों के लिए, अभी नील वालों के लिए नील हो गई है लेट फी, ये 3 महीने के लिए, और बाकी लोगों के लिए 1000 थी मैक्सिमम लेट फी, उनके लिए 250 हो गई है ना, ये 3 महीने के लिए। अगर डिलेड फाइल किया तो भी ये मैक्सिमम लेट फी की बात हो रही है। एंड ये जो भी 250 भी लिखा है मैंने, 250 इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 250 रुपए क्या है? पर एक्ट है। नाउ आई एम नॉट श्योर कि लेट फी पे आपको एग्जाम में पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। अगेन रेफर आईसीआई सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल, उसमें अगर आते हैं अमेंडमेंट्स तो पूछेंगे, वरना यू कैन बी रिलैक्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट होता है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में भी उन्होंने लेट फी का एक रैशनलाइजेशन किया है। देखिए वैसे एनुअल रिटर्न की लेट फी कितनी है? 100 रुपीज पर डे और 0.25% ऑफ टर्नओवर। इधर एनुअल रिटर्न का कोई नया लिमिट नहीं आया था, यही था 100 रुपीज पर डे और 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट। समझ रहे क्या? मैक्सिमम, ठीक है, विच एवर इज। लेकिन अब उन्होंने एनुअल रिटर्न के लिए बोला कि जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक के हैं, 0 to 5 करोड़ का टर्नओवर है, ऐसे पर्सन को लेट फी 100 रुपीज के बजाय कितनी लगाएंगे? सिर्फ 25%, सॉरी 25 रुपया पर डे इंस्टेड ऑफ 100 रुपीज पर डे। ओके, एनुअल रिटर्न के डिले में विथ इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23, 22-23 फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न ऑनवर्ड्स। ओके, उन लोग ने चेंज किया। और क्या किया है? सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट 0.02%। उधर कितना परसेंट था? नॉर्मली 0.25 था, उसको उन्होंने काफी कम कर दिया, 0.02 कर दिया है 100 की जगह, जिनका टर्नओवर 0 से 5 करोड़ के बीच में है। ओके, ये वो विंडो वाला केस नहीं, ये नॉर्मल चेंज कर दिया उन्होंने फ्यूचर के लिए ऑनवर्ड्स। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में है, उनके लिए लेट फी कितना कर दिया है? इंस्टेड ऑफ 25 थोड़ा बढ़ा दिया है, 50 रुपए पर डे,
और 0.02 विच एवर इज लेस, मतलब उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम है। और बाकी लोगों के लिए ये मैंने अलग से इंसर्ट किया है, ये उन्होंने लिखा नहीं था उस नोटिफिकेशन में क्योंकि ये तो पहले से ही था। बाकी लोगों के लिए क्या था, 100 रुपीज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 0.25%, ये तो पहले से ही था। तो ये लेट फी हो चुकी रहेगी अब फ्यूचर में। ओके, नाउ वी डोंट नो, पूछते कि नहीं। फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन जिन्होंने रिटर्न फर्निश नहीं किया है, कौन से पीरियड का, 17-18 से लेकर के 21-22, वो 5 साल में से कोई भी साल का उनका रिटर्न अगर फर्निश नहीं हुआ है, कौन सा रिटर्न, एनुअल रिटर्न। अगर 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो ही रिक्वायर्ड है, एनुअल रिटर्न फर्निश नहीं किया है। लेकिन अब वो हमारी विंडो में रिटर्न फर्निश करना चाहते हैं, ये विंडो है 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून के बीच की, तो उनको उनकी लेट फी 10,000 रुपीज के ऊपर की जितनी भी रहेगी वो वेव ऑफ हो जाएगी। यहां पर आप देखो टर्नओवर का परसेंटेज है, मतलब किसी का टर्नओवर मान लो 1 करोड़ रुपीज है, आप निकालिए 1 करोड़ का 0.25% कितना होता है, 1 करोड़ इंटू 0.25%, 2,50,000, वो तो 1 करोड़ का 2.5% हो गया, पर 25,000 होता है ना पर एक्ट। 1 करोड़ का 0.25% होता है 25,000। तो वैसे पर्सन ने अगर अपना एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, वैसे तो 1 करोड़ वालों को जरूरत ही नहीं है। चलो लेट अस टेक एग्जांपल फॉर 8 करोड़ वाला पर्सन, 8 करोड़ का 0.25% कितना होता है, 2 लाख होता है क्या, 2 लाख। तो उसको बेचारा अब अगर करने जाएगा फाइल तो उसको 2 लाख रुपए की लेट फी लग जाएगी, है ना, या एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर डे। अब कितने दिन हुए उस पर भी डिपेंड करता है, मान लो 4 साल पुराना रिटर्न है तो 100 इंटू 365 इंटू 4, ये कितना होता है बताओ, 1,46,000 समथिंग राउंड फिगर। तो इतना सारा उसको लेट फी लगेगा, 2 लाख और दिस विच एवर इज लेस। ओके, मतलब मैक्सिमम 2 लाख लगेगा, मैक्सिमम 0.25। तो बेचारा वो सोचेगा जाने दे, करता ही नहीं, देखेंगे बाद में, देखेंगे क्या होता। तो उसको एक मौका दिया है, आ जाओ 10,000 रुपए की लेट फी लगाएंगे हम। वेव क्या है, इसको बोलते हैं एमनेस्टी। देखो हेडिंग में मैंने लिखा है एमनेस्टी, मतलब कि आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो, आपको बहुत मिनिमम पनिशमेंट होगी, है ना। आप अपना इनकम टैक्स में भी कई बार ऐसी एमनेस्टी स्कीम आती रहती है, जिससे आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लो तो आपको पेनल्टीज वगैरह कम लगेगी, आपको ये चार्जेस कम लगेंगे। जैसे आपके पास में कोई हथियार है जो नहीं होना चाहिए, तो गवर्नमेंट एक ड्राइव कंडक्ट करेगी कि आप अपने हथियार सबमिट कर दो, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, माफ कर देंगे। तो वैसा एक यहां पर हथियार तो नहीं, आपने एक डिफॉल्ट करके रखा है और वो डिफॉल्ट को आपको ठीक करने का एक विंडो दे रहे, मौका दे रहे कि इस बीच में अगर इस पीरियड में अगर आप आ गए तो ठीक, वरना हम ड्राइव शुरू करेंगे, फिर एक एक को पकड़ेंगे। तो एक मौका दे रहे, भी खुद होके आना है तो वो लोग आ जाओ, ठीक हो जाओ, सुधर जाओ। ओके, तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए तक की लेट फी लगेगी, उसके ऊपर की वेव ऑफ हो जाएगी। एंड 10,000 पर एक्ट है, 10 + 10 20,000 हो जाएगा एक्चुअली, CGST मिला के, ठीक है। और देखो बाकी की जो लेट फीस है GSTR 1, इसमें यही है, ये जो यहां पर छपा हुआ है यही एप्लीकेबल है GSTR 1 का। तो यही चीज यहां पर ये वाले चार्ट में भी थी। ओके, ये वाला जो इमेज है, ये इमेज मैं देखता हूं मेरे पास होगा तो हो गई आईपैड में, ये भी आपको मैं भेज दूंगा, वो वैलिड है अभी भी। सॉरी अभी दूसरा लास्ट पॉइंट बचा है अमेंडमेंट का, फाइनल रिटर्न की लेट फी। फाइनल रिटर्न, फाइनल जो कि एक ही बार फाइल करना होता है रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद में, उसमें भी विंडो दे दिया है कि भैया जिनका फाइनल रिटर्न पेंडिंग है ना, तो उनकी जो लेट फी है GST सेंट्रल गवर्नमेंट वेव ऑफ कर रही है कि तुम ये 3 महीने में फाइल कर दोगे अगर, तो तुम्हारे को सिर्फ 500 रुपए तक की लेट फी लगेगी, उसके ऊपर की वेव ऑफ हो जाएगी। वरना फाइनल रिटर्न में भी लेट फी कितनी है, इतनी है 100 रुपीज पर डे और 5,000 विच एवर इज लेस। तो 5,000 की जगह 500 कर दिया उन्होंने। फाइनल रिटर्न फाइल करने का टाइम देखो कितना था, 3 मंथ्स का था, फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। टाइम लैप्स हो चुका है, लेट फी लगने वाली है, तो 5,000 की बजाय कितनी लगेगी, सिर्फ 500, अगर आप ये 3 महीने के विंडो में फाइल करते हो तो। दैट्स इट, दीज आर ऑल एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स फॉर नवंबर 23। ठीक है, कुछ लगता है तो आप पूछ सकते हो।